हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं जो गाइस, आज मैं आ गया हूं पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 4 के ARG की कंपाइलेशन वीडियो के साथ। तो गाइस यार, हम लोगों ने इस ARG को लास्ट मंथ सॉल्व किया था, जिसमें मैंने कई सारी वीडियोस निकाली थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक कंपाइलेशन वीडियो बना देता हूं, जिसमें पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 4 का ARG शुरू से लेकर एंड तक पूरा सॉल्व होगा। तो यार पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 4 के ARG की ना कहानी शुरू से शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले ना मॉब एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पे पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 1 की बैक स्टोरी के ऊपर एक वीडियो आई थी, जिसमें डॉक्टर हार्ली सॉयर की आवाज थी और उस वीडियो में ना चैप्टर 1 की पूरी स्टोरी सुनाई जा रही थी। गाइस, हार्ली सॉयर ना वही डॉक्टर था जो कटाई छटाई करके इंसानों को टॉयज में कन्वर्ट करता था ना। वो जो चैप्टर 1 की बैक स्टोरी वाली वीडियो थी, उसमें ना हमें कुछ लेटर्स देखने को मिले थे, 4ARG, लेट द गेम बिगिन, विच मीन्स कि चैप्टर 4 की ARG पजल्स शुरू हो चुकी हैं, जिन्हें सॉल्व करके हमें अगले चैप्टर यानी चैप्टर 4 से रिलेटेड सीक्रेट्स मिलेंगे। अब ये देखने के बाद पॉपी प्लेटाइम के फैंस का रिएक्शन कुछ ऐसा था, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाकी इसी वीडियो में ना गाइस, हमें ये कुछ रैंडम लेटर्स भी देखने को मिले थे, जो देख के छोटे ब्रेन वाले तो बोले कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा, लेकिन 1000 IQ ब्रेन वालों की खोपड़ी में हुई खुजली एंड दे रियलाइज्ड कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये बेस 32 का एक साइफर है, मतलब एक मैसेज है जिसे बेस 32 नाम का साइफर यूज करके, एक तरीका यूज करके इनक्रिप्ट कर दिया गया है ताकि कोई इसे पढ़ ना पाए। तो गाइस, अगर हम इस मैसेज को कॉपी करके ले जाते हैं इस बेस 32 डिकोडर वाली वेबसाइट पे और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, तो हमें मिलता है ऑन फेल्टेड फीट एंड विथ बेटेड ब्रेथ स्लीप ड्रॉज एवर नियर। इतना हो गया गाइस। फिर उसके बाद आई पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 2 की बैक स्टोरी वाली ये वीडियो, और इस वीडियो के शुरू में ही हमें दो के पेयर वाले ना ये 12 नंबर्स दिखे। अब तुम सोच रहे होगे कि मैं नंबर्स क्यों कह रहा हूँ, तो गाइस यार ये हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं। ये नॉर्मल डेसिमल नंबर्स नहीं है जो 0 से 9 तक चलते हैं। ये नंबर्स होते हैं 0 से 9 तक, उसके बाद A से लेकर F तक। तो टोटल ये 16 नंबर होते हैं, जिनके बारे में अगर तुम्हें समझना है तो गूगल सर्च मार लियो। बस अभी फिलहाल ये समझ लो कि अगर इन नंबर्स को डिकोड करेंगे तो हमें मिलेगा 11 वर्ड्स गुड लक, जो वीडियो के शुरू में इसलिए लिखा है क्योंकि ये लोग हमको बताना चाहते हैं कि इस वीडियो में 11 वर्ड्स हैं और ये हमें कह रहे हैं कि गुड लक, उन्हें ढूंढ लो तुम। फिर हमने देखा इस वीडियो को ध्यान से, तो इस वीडियो में ना हम लोगों को 8 सीक्रेट वर्ड्स मिले, जिनमें स्पेस भी था, तो कुल मिला के ना ये 11 वर्ड्स ही हो जा रहे थे। अब ये वर्ड्स भी ऐसे इनकोड करके लिखे हुए थे, तो इनको पढ़ के भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या लिखा हुआ है। फिर इसमें गाइस लगाया गया सीजर साइफर। अब सीजर साइफर तुम्हें हल्के में समझा देता हूँ। सीजर साइफर में ना गाइस सिंपल से, जैसे कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, इसके हर लेटर को ना अल्फाबेट में आगे को बढ़ा देते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ है हेलो और मुझे इसमें +1 का सीजर साइफर लगाना है, ऐसा सीजर साइफर लगाना है जिसकी की होगी 1, तो मैं सारे के सारे लेटर्स में ना एक एक वर्ड आगे चला जाऊंगा। जैसे H का I बन जाएगा, E का बन जाएगा F, L का बन जाएगा M, दूसरे L का बन जाएगा फिर से M, O का बन जाएगा P। तो अब हमारे पास जो नीचे नया वर्ड आ गया, ये हमारा कोडेड वर्ड हो गया। और अगर हम ये वर्ड किसी को भेजते हैं तो वो सारे के सारे लेटर्स को एक पीछे ले जाके मैसेज को वापस डिकोड कर सकता है। तो ये मैसेज दोबारा से बन जाएगा हेलो। समझ आया? तो ये जो 8 लेटर्स थे, इन्हें भी नया सीजर साइफर से ही कोड किया गया था। बट अब दिक्कत ये थी कि इनमें की क्या रखी जाए, मतलब कितने लेटर आगे पीछे करने पड़ेंगे। अब लोगों के पास दिमाग की और टाइम की कमी तो है नहीं, तो सब ने ना बुद्धि लगाई अपनी बढ़िया से और अलग अलग कीज में इसको डिकोड करने की कोशिश कर दी। तो सबसे पहले वाले वर्ड को किया गया 6 की की में शिफ्ट और वो बन गया M0। दूसरे वाले वर्ड को किया गया 2 की में शिफ्ट, तो वो बन गया पैथ्स। तीसरे वाले को किया 3 की में शिफ्ट, तो वो बन गया टर्निंग। ऐसे करके गाइस सारे के सारे वर्ड्स आ गए। फिर जितनी जितनी इनकी कीज थी, इन कीज के हिसाब से इन सारे वर्ड्स को अगर रीअरेंज किया तो हमारे पास आ गया ओवर पैथ्स टर्निंग क्लियर बट आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। और गाइस ये उस पोएम की आगे की लाइनें थी जो चैप्टर 1 की बैक स्टोरी से निकली थी अभी। फिर गाइस कुछ दिनों बाद आ गई पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 3 की बैक स्टोरी, और उस वीडियो के एंड में ना गाइस हमें एक टीवी जैसी दिखी, और इस टीवी में ना फिर से अगेन 2 नंबर्स थे, एक तो ये बड़ा सा नंबर और एक ये छोटा सा नंबर। ये नंबर्स थे गाइस बाइनरी में। गाइस जैसे हेक्साडेसिमल नंबर्स ना एक अलग तरह के नंबर्स थे, ये भी एक अलग तरह के नंबर्स होते हैं। इसमें पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर उसके बाद 2 नहीं आता, सीधे 10 आ जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ डिजिट्स 0 और 1 होते हैं। 10 के बाद आता है 11, 11 के बाद क्या आएगा 100, 100 के बाद आएगा 101, उसके बाद आएगा 110, फिर 110 के बाद आएगा 111, फिर 111 के बाद सीधे 1000 आएगा। तो गाइस यार ये बाइनरी नंबर्स होते हैं, इनके बारे में कभी आराम से पढ़ना। बाकी अगर ये नीचे वाले सारे बाइनरी नंबर्स को 8 के जोड़े बना के इन्हें 8 बिट बाइनरीज का मेथड लगा के कन्वर्ट किया जाएगा, तो हमारे पास आएगा 25/25। मतलब ऊपर जो बड़ा सा नंबर है, इस नंबर के अंदर कोई 25/25 की ना फोटो छुपी हुई है। अगर तुम लोग सोच रहे होगे ना कि नंबर्स के अंदर फोटो कैसे छुप जाती है, तो गाइस यार यही कंप्यूटर का जादू है। कंप्यूटर की इस बाइनरी लैंग्वेज में नंबर्स के अंदर ना फोटो, मैसेज, ऑडियो, वीडियो सब कुछ सेव हो सकती है। तो चलो ये वाली वेबसाइट यूज करके ये जो बड़ा वाला नंबर है इसको डालते हैं इसमें, और नीचे भी इसकी डायमेंशन लिखते हैं 25/25। तो ये करके हमारे पास गाइस आ जाता है एक QR कोड, और अगर इस QR कोड को हम अपने फोन से स्कैन करते हैं
तो आ जाता है फॉर वी हैव ऑलरेडी मेट, यानी अब हमारी राइम बन जाती है ऑन फेल्टेड फीट एंड विद बेटेड ब्रेथ स्लीप ड्रॉज एवर नियर ओवर पैथ्स टर्निंग क्लियर बट आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ फॉर वी हैव ऑलरेडी मेट। यानी अगर इसे हिंदी में कन्वर्ट करें, अर्ज किया है कपड़े की टंगड़ी और तेज सांस के साथ नींद नहीं आती हमारे पास, रास्ता हो जाता है एकदम साफ क्योंकि ऑलरेडी हो चुकी है हमारी मुलाकात। तो यार इन बैक स्टोरी वाली वीडियोस से तो ना ये पोएम निकल के आ गई थी। उसके बाद ना जब ये चैप्टर 3 की बैक स्टोरी वाली वीडियो आई, इसके 4 घंटे के बाद मॉब एंटरटेनमेंट के डिस्कॉर्ड सर्वर पे ना एक मैसेज पोस्ट हुआ, टेस्ट, और ये मैसेज आया था प्लेटाइम को नाम के एक अकाउंट से। अब मिस्टीरियस बात तो ये थी ना गाइज कि ये अकाउंट ना 1 साल से साइलेंट पड़ा हुआ था, और जब पिछले साल इस अकाउंट से मैसेजेस आए थे तो हमें ना चैप्टर 3 के ARG के क्लूज मिले थे। तुम्हें याद होगा वैसे यार, पिछले बार भी चैप्टर 3 का ARG आया था जिसमें एक कंप्यूटर था जो लीथ पेयर नाम के बंदे का था। तो देखो अब उस अकाउंट से आया 1 साल बाद मैसेज, उसमें लिखा हुआ था टेस्ट। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा मैसेज आया, इज दिस अ सिक्योर बोर्ड, यानी क्या ये चैनल सिक्योर है, यहाँ बात कर सकते हैं। जिसके रिप्लाई में फिर लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, हाँ कर सकते हैं। और फिर गाइस इस अकाउंट ने पोस्ट करी वही जो बैक स्टोरीज में से पोएम निकली थी ना, उसकी पहली लाइन ऑन फेल्टेड फीट एंड विथ बेटेड ब्रेथ। फिर क्या था, लोगों ने रिप्लाई करने में बची हुई पोएम पेल डाली जिसकी लास्ट लाइन थी फॉर वी हैव ऑलरेडी मेट, यानी हम लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं। फिर लोगों के इस मैसेज के बाद इस अकाउंट का रिप्लाई आया इंडीड वी हैव, यानी हाँ मिल चुके हैं। अब इसके बाद ना लोग उस अकाउंट से पूछने लग गए कौन हो तुम? इसके रिप्लाई में पहले तो वो अकाउंट टेप रिकॉर्डर की तरह यही मैसेज चेपता रहा, इंडीड वी हैव, इंडीड वी हैव, इंडीड वी हैव। बट देन उधर से एक मैसेज आया, हेलो अगेन वी नीड अ फेवर, यानी दोबारा से हेलो, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। और गाइज इस मैसेज के साथ है ये फोटो, किसी की नोटबुक का कोई पेज जैसा लग रहा है ये, जिसमें ना बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं और साइड में वही मिस्टीरियस स्क्वायर वाला सिंबल बना हुआ है। वैसे अगर तुम लोग कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट रखते हो ना गाइज, तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि ये जितने भी सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, ये सारी की सारी ना कंप्यूटर की कमांड्स हैं। नहीं आ रहा तो कोई नहीं, मैंने समझा दिया। बाकी अब इन कमांड्स को ना आगे यूज करेंगे हम लोग। अब इन सब के अलावा गाइज एक और मैसेज आया जिसपे लिखा हुआ था मोर इंस्ट्रक्शंस टू फॉलो, और इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे फॉलो करने के लिए। दे विल बी इनविजिबल टू योर आईज, वो तुम्हारी आंखों के लिए इनविजिबल होंगे, तुम उन्हें नंगी आंखों से नहीं देख पाओगे। व्हेन यू रिसीव देम, जब तुम्हें वो मिलेंगे, वी नीड यू टू रन icepick.bat ऑन, एक लोकेशन लिखी हुई है गाइज, मतलब जब वो तुम्हें मिलेंगे तो हम चाहते हैं कि तुम इस लोकेशन पे icepick.bat नाम की फाइल रन कर देना। और गाइज इसके बाद ना कहानी फिर से इतने में ही रुक गई। Many hours later. रिसेंटली ना मॉब एंटरटेनमेंट वालों ने कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स को ना एक पोस्टर भेजा है, लाइक असली वाला प्रिंटेड पोस्टर, बट यार हमें तो भेजा ही नहीं। तेरी कोई औकात है कि नहीं? औकात औकात और औकात। अरे गाइस ऐसा नहीं है, कंटेंट क्रिएटर की औकात ना उसकी ऑडियंस से होती है। इसलिए तुम मेरी मेहनत को समझो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सारी वीडियोस लाइक करके कमेंट करके दबा के शेयर करो, तब मिलेंगी हमें ऐसी ही पजल्स, फिर ना बढ़िया से सॉल्व करेंगे उन्हें, ठीक है? तो करना। बाकी यार चलो फिलहाल जिन्हें ये पोस्टर्स मिले हैं ना, उनके पोस्टर्स ही देख लेते हैं। तो भाई इस पोस्टर के पीछे साइड पे बना हुआ है ये लोगो, वॉरेन बैच कंस्ट्रक्शन, ये है इनका लोगो जिसमें बीच में राउंड कटिंग ब्लेड टाइप की बनी हुई है। तो भैया इट मींस कि वॉरेन बैच कंस्ट्रक्शंस एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाती है। बाकी यार इस पन्ने के पीछे साइड पे बना हुआ है ये बड़ा सा पोस्टर जिसपे लिखा हुआ है हियर फॉर ऑल योर डर्टीएस्ट जॉब्स, यानी आपके सभी गंदे कामों के लिए हमेशा तैयार। वॉरेन बैच कंस्ट्रक्शन, डोंट वरी वी लाइक द डर्ट, यानी चिंता मत करो हमें गंदगी पसंद है। और गाइस सर मुझे लग रहा है ना इसमें गंदगी का मतलब धूल मिट्टी नहीं है, गंदगी मतलब गलत काम। स्मॉल फैमिली ओन्ड एंड ऑपरेटेड बिजनेस सिंस 1930, यानी 1930 से चला आ रहा हमारा ये छुटपुजा फैमिली बिजनेस। कॉन्टेक्ट वॉरेन बैच कंस्ट्रक्शंस, विल डू द जॉब क्विकली एंड क्लीनली, यानी वॉरेन बैच कंस्ट्रक्शन को कॉन्टेक्ट करें, हम करेंगे आपका काम एकदम फटाफट, वो भी फुल सफाई के साथ। बाकी गाइस यार इस पोस्टर में ना एक बंदा बना है जो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है और सरिया पकड़ के अरे आई मीन क्रोबार यानी लोह दंड पकड़ के कुछ कर रहा है भाई। ये क्या कर रहे हो भैया? तो यार इतने सबसे ये तो क्लियर है कि एक कंपनी है वॉरेन बैच कंस्ट्रक्शन नाम से, जिसे 1930 में शुरू किया गया था किसी परिवार ने एज अ फैमिली बिजनेस। वैसे गाइस यार 1930 में और क्या हुआ था तुम बताओ? वेरी गुड क्वेश्चन। अरे 1930 में हुआ था प्लेटाइम कंपनी के पप्पा एलियट लुडविग का अपनी बीवी मॉली से डाइवोर्स, एंड देन चच्चा ने 1930s में ही प्लेटाइम कंपनी स्टार्ट कर दी थी। सो इट माइट बी पॉसिबल कि प्लेटाइम कंपनी की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह ना ये सब इस वॉरेन बैच कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ही किया होगा। चलो गाइस अब ना इस कंपनी की गुत्थी सॉल्व करते हैं।
अरे ये गुत्थी नहीं यार, आई मीन मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। तो भैया चैप्टर 2 में हमें ये लेटर देखने को मिलता है जो एडी एमएन रेटरमैन प्लेटाइम को के हेड ऑफ रिसर्च ने इस वॉरेन बैश कंस्ट्रक्शन कंपनी को लिखा था। तो पहले इस लेटर को पढ़ लेते हैं, फिर ना मैं तुम्हें इस एडी महाशय के बारे में बताऊंगा आखिर कौन है ये। बाकी उस पोस्टर में छुपे एआरजी सीक्रेट्स को भी ना थोड़ी देर में बताता हूं। ओके, वॉरेन बैश कंस्ट्रक्शन कंपनी, दिस इज एडी रिस्पॉन्डिंग वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ प्लेटाइम को टॉय फैक्ट्री। यस, इट मस्ट बी इन कंप्लीट सीक्रेसी। दिस project should only be known about by those with the authority at Warren Bash and those with the authority here at Playtime। तो एडी अंकल कह रहे हैं कि वॉरेन बैश कंस्ट्रक्शन वालों, मैं प्लेटाइम को टॉय फैक्ट्री से बोल रहा हूँ और भैया जो तुम्हें काम दिया गया है ना वो एकदम टॉप सीक्रेट रहना चाहिए। इस काम के बारे में सिर्फ तुम्हारी कंपनी के टॉप लोगों को और हमारी कंपनी के टॉप लोगों को, सिर्फ इनको ही पता रहना चाहिए, बस इसके अलावा किसी को नहीं। एज प्रॉमिस्ड, यू विल बी कंपेंसेटेड वेरी वेल फॉर दिस सीक्रेसी, अपवर्ड्स ऑफ $100,000, keeping in mind that this is a ballpark figure. We are willing to provide the proper equipment needed for excavation. However, the more independently you're able to work, the more compensation I can offer. मतलब जैसा कि हमने वादा किया था, इस सब को सीक्रेट रखने के लिए हम तुम्हें देंगे $100,000, यानी 100 जूते। पागल है, कैसी बातें कर रहा भाई? अरे सही में 100 जूते गाइस यार। 80,000 के शूज है, 80,000 के। तो देखो 80,000 का एक जूता, 100 जूते हो गए 80 लाख के, और $100,000 को तुम रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो 80 लाख ही तो आएगा, 80 लाख ही तो आएगा। माफ करे, मत करो, रहने दो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अरे मजाक कर रहा हूँ गाइस यार, गंदा जोक था, पता है मुझे भी। बाकी यार एडी भाई उनसे बोल रहे थे जितना पैसा मांगोगे हम सब देंगे, बस ये सारा काम ना सीक्रेटली होना चाहिए। वैसे गाइस यार इधर पे ना एक्सकवेशन लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है कि जमीन के नीचे खुदाई करना, जो पढ़ के मुझे लग रहा है कि इस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पॉपी प्लेटाइम की ऊपर की बिल्डिंग तो बनाई होगी, बाकी जमीन के नीचे प्लेकियर वाला एरिया और उससे नीचे ये फ्लोर जिधर साइंटिस्ट बच्चों को टॉयज में कन्वर्ट करने वाले एक्सपेरिमेंट्स करते थे, और गेम की अभी की स्टोरी के हिसाब से प्रोटोटाइप जहां छुपा हुआ है वो वाला सारा एरिया ना शायद से इसी कंपनी ने बनाया होगा। We'd still like to see the lab completed in 12 months time, but what's more important is that it's done right. Let me know if these terms work for you. I'm happy to negotiate until we find something that both parties can be happy with. भागी चिट्ठी के एंड पे लिखा हुआ था कि हमें ना वो लैब 12 महीनों में बनी हुई चाहिए, वो भी एकदम परफेक्ट, पैसों की चिंता मत करना, बहुत पैसा है मेरे पास। और ये पढ़ के ना ये तो क्लियर हो जाता है गाइस कि जो एडी भाई है ना ये प्ले केयर के नीचे उन गुफाओं में उसी लैब को बनाने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 12 महीनों के अंदर फटाफट कंप्लीट करो, क्योंकि इन लोगों को फटाफट उधर इंसानों पे एक्सपेरिमेंट्स तो करने हैं ना गाइस यार। वैसे चैप्टर 4 में जाने वाले हैं उस एरिया में हम लोग, तो जरा देखेंगे कि आखिर इन लोगों ने कैसा कंस्ट्रक्शन कर रखा है नीचे। अब गाइस यार एक बात है ना कि कंस्ट्रक्शन को सीक्रेट रखने के लिए कहा था, ठीक है, इन लोगों ने पैसे भी ले लिए होंगे, सीक्रेट रखने का वादा भी कर दिया होगा, बट उन गुफाओं में कंस्ट्रक्शन करने के लिए, लैब्स बनाने के लिए तो कितने सारे लोगों ने काम किया होगा, इनने सबका मुंह कैसे बंद किया होगा? तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि लैब बनने के बाद उन सभी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को जिन लोगों ने उधर काम किया था उन्हें एक्सपेरिमेंट करके टॉयज में कन्वर्ट कर दिया गया होगा, या फिर उन्हें निपटा के बाद में जिंदा टॉयज को खिला दिया गया होगा? तो भाई ऐसा है कि इस पोस्टर को जो हार्ड कॉपी उन कंटेंट क्रिएटर्स को मिली है, तो जब वो लोग ना इसके ऊपर यूवी लाइट वाली टॉर्च लगा रहे हैं तो उन्हें ना कुछ लेटर्स ना हाईलाइटेड दिख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का C, V का E, ओन्ड का N, ऑपरेटेड का T, वॉरेन बैश का R, एंड का A और क्लीनली का L, जिन सबको मिला के बनता है गाइस सेंट्रल, विच मीन सेंटर पे, मतलब बीच में। वैसे पता है इस बारे में कहां से पता चला? वो जो अकाउंट से मैसेज आया था ना जिसमें लिखा हुआ था दे विल बी इनविजिबल टू योर आईज, मतलब वो तुम्हारी आंखों के लिए इनविजिबल रहेंगे। तो लोगों ने शायद ना यही पढ़ के सोचा होगा कि उस पैम्पलेट में ना यूवी लाइट लगाते हैं और लेटर्स दिखेंगे। अब तुम्हें मैंने बताया था कि सेंट्रल लेटर दिखा था हमें, बट गाइस यार सब लोगों को ना सेम पोस्टर नहीं मिले थे, किसी के पोस्टर में ना कुछ अलग अलग चीजें भी हाईलाइटेड थी। जैसे कुछ पैम्पलेट्स में हाईलाइटेड था डर्टीएस्ट का D, वरी का O, फैमिली का M, कॉन्टेक्ट का A, क्विकली का I, क्लीनली का N, जिससे बन गया डोमेन। इसके अलावा कुछ पैम्पलेट्स में थोड़ा अलग चीजें हाईलाइटेड थी, ऑल का A, वॉरेन बैश का C, कंस्ट्रक्शन का C, लाइक का E, स्मॉल का S और सिंस का S, जिससे बना एक्सेस। तो इसके बाद ना हमारे पास हो गए 3 लेटर्स, सेंट्रल, डोमेन और एक्सेस, जो देख के ना पीपल वर लाइक कि ये तो शायद से ना किसी वेबसाइट का एड्रेस है। और बस फिर अपना 1000 IQ का ब्रेन लगा के लोगों ने ना अंडजंट वर्ड्स बनाने शुरू कर दिए। सेंट्रल डोमेन एक्सेस.com नहीं चला, सेंट्रल डोमेन एक्सेस.org नहीं चला, लेकिन जब उन्होंने ट्राई किया सेंट्रल डोमेन एक्सेस.net, ये वेबसाइट ना गाइस चल गई। अब जैसे कि पिछले साल चैप्टर 3 के आरजी में
ऐसी एक वेबसाइट में हमें लीथ पेयर का कंप्यूटर मिला था शायद से। और तो वैसे ही ना इस बार हम लोगों को ना सामने पे एक नया CRT मॉनिटर बना हुआ दिख गया, जिसपे सामने पे एक टर्मिनल भी था जिसमें हम लोग अपनी कमांड्स डाल सकते थे। लेकिन कमांड कहाँ मिलेगी? तो इसके लिए फिर से याद करो उस डिस्कॉर्ड वाले अकाउंट का मैसेज। तुम्हें रन करनी है iSpeak.bat वाली फाइल इस लोकेशन पे। तो गाइज ये इनिशियलाइज करने लग जाता है और अब हमसे ये पूछता है कि वो लोकेशन बताओ जिस लोकेशन को इसने स्क्रैप करना है। तो यहाँ पे गाइज हम डाल देंगे ये वाली लोकेशन जो अगेन उसी वाले मैसेज में थी। और जैसे ही हम इसको एंटर करते हैं फिर से इनिशियलाइज हो रहा है, स्क्रैप कर रहा है, कुछ डंप वंप कर रहा है, फाइल पासवर्ड यूजर प्रोफाइल हैंडशेक्स हो रहे हैं और कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया गाइज। इसके बाद ये कंप्यूटर खुल गया। तो ये कंप्यूटर होने वाला है गाइज इस बार के ARG को सॉल्व करने का हमारा तरीका, जिसमें सामने पे अभी तो सिर्फ एक टर्मिनल खुला हुआ है। अगर डेट डालते हैं तो इस पे आ जा रही है डेट। ये डेट आ रही है देखो गाइज 14 अक्टूबर 2002 की। दिन का बज रहा है 1:17 PM। ओके गाइज, अब जिस दिन लोगों ने ये सॉल्व किया था तो उस दिन ना लोगों को सिर्फ इस फोल्डर की एक्सेस थी, इन तीनों फोल्डर की एक्सेस नहीं थी। मतलब ये तीनों फोल्डर नहीं खुल रहे थे। तो फिर लोगों ने सोचा कि अब क्या किया जाए। फिर किसी ने ऐसी मजे मजे में इसमें डाल दी हेल्प की कमांड, और हेल्प की कमांड डाल के लिखा आ गया ये कि अगर तुम्हें कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज हो रही हैं या फिर सर्वर में कोई इश्यू हो रहा है या फिर तुम्हें इधर फाइल्स की परमिशन को रीसेट करना है तो तुम ना इस ईमेल एड्रेस पे मेल करो। बस लोगों ने यही किया, इस मेल पे मेल कर दिया और फटाफट से उधर से रिप्लाई भी आ गया कि हमारा IT डिपार्टमेंट जल्द से जल्द आपकी मदद करेगा, भरोसा रखें और इंतजार करें। देन गाइज 2-3 दिन के बाद ना इन फोल्डर्स की ना हमें एक्सेस मिल गई। अब चेक करते हैं गाइज हम डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर को। LS से हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फाइल है। तो हमें दिख जा रहा है कि इसके अंदर एक तो फाइल है EF_YGP और इफेक्ट्स नाम का एक फोल्डर है। इस फाइल को भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। पहले हम पहले वाले फोल्डर के अंदर जाते हैं। तो हम लिखेंगे CD मतलब इस फोल्डर के अंदर जाना है और फोल्डर का नाम है इफेक्ट्स। ये हमने जैसे ही डाला गाइस तो हमें अंदर मिल गया एक और फोल्डर जिसका नाम है YGP। तो हम फिर से इसके अंदर जाते हैं CD YGP। इसके अंदर भी हम घुस गए और अगर इसके अंदर हम LS डालते हैं कमांड तो इसके अंदर हमें दिखती हैं 6 फोटोज। फोटो स्कैन 01, फोटो स्कैन 02, फोटो स्कैन 03, फोटो स्कैन 04, फोटो स्कैन 05 और फोटो स्कैन 06, जिन्हें अगर हमें डाउनलोड करना है तो हम यूज करेंगे wget कमांड। wget लिखा हमने, उसके बाद हम लिखेंगे इस पहली फोटो का नाम फोटो स्कैन _01 और हमारी खुल जाती है पहली फोटो। ऐसे हम फोटो 2 भी डाउनलोड कर लेंगे, फोटो 3 भी डाउनलोड कर लेंगे, फोटो 4 भी डाउनलोड कर लेंगे, फोटो 5 भी डाउनलोड कर लेंगे और फोटो 6 भी डाउनलोड कर लेंगे। अब चलो गाइस एक एक करके इन फोटोज को समझ लेते हैं। तो सबसे पहली है ये फोटो जो ना एक पैम्पलेट जैसा है, पोस्टर टाइप का है। एक लिखा हुआ है रिंग रिंग कॉलिंग ऑल बिस्किट्स स्मारी पैंस क्विक विटेड ट्रिंकर्स एंड ब्रेनियक्स, इट्स एलियट लुडविग ऑन द फोन। प्लेटाइम को द बिलवेड एंड वर्ल्ड रिनाउंड मेकर ऑफ टॉयज इज प्राउड टू इंट्रोड्यूस द यूथ जीनियस प्रोग्राम। तो ये जो पैम्पलेट है ना गाइस, ये शायद से ना प्लेटाइम को के पप्पा यानी एलियट लुडविग ने ना कोई प्रोग्राम बनाया था जो ना शायद 60s या 70s के टाइम में बनाया होगा। इस प्रोग्राम का नाम था द यंग जीनियस प्रोग्राम, जिसमें ये लोग स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट यंगस्टर्स को भर्ती करते थे। और जो ऊपर की ये लाइनें लिखी हुई हैं, अगर तुम इन्हें हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो लिखा हुआ है कि एलियट लुडविग है कतई क्रांतिकारी साइंटिस्ट। तो आओ बच्चों और यंगस्टर्स उनसे कुछ सीखो और यूनिवर्स के ऐसे सवालों के जवाब ढूंढ निकालो जिनके आंसर्स हमें अभी तक नहीं पता है। बाकी गाइस यार पैम्पलेट में नीचे पे वही लिखा हुआ है कि फॉर्म भरो, जल्दी जमा करो और सिलेक्ट हो जाओ। देन कम्स दूसरी फोटो जिसमें गाइस लेफ्ट की तरफ में तो लोगों के नाम लिखे हुए हैं और राइट साइड में ना शायद से उनके पास क्या स्किल सेट है, वो क्या जानते हैं, ये चीज लिखी हुई है। जैसे सबसे पहला नाम लिखा हुआ है डॉक्टर चार्ली मॉफ एनेस्थीसियोलॉजी, यानी ये जो चार्ली मॉफ है ये इसको एनेस्थीसिया के बारे में अच्छी नॉलेज है। जैसे ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया देते हैं जिससे आदमी बेहोश हो जाता है, बढ़िया उसको दर्द भी नहीं होता ऑपरेशन के टाइम पे। तो जो पहला नाम है ये बंदा एनेस्थीसिया का एक्सपर्ट है। दूसरा लिखा हुआ है डॉक्टर ब्रूनो वाइट इंप्रेसिव लिस्ट ऑफ पब्लिश्ड पेपर्स, मतलब इस बंदे ने बहुत सारे पेपर्स लिख रखे हैं, बहुत तगड़े लेवल का साइंटिस्ट है। तीसरे में नाम गाइस कट रखा है और अनअवेलेबल लिखा हुआ है, किसी का नाम हिडन है गाइस, यार किसका हो सकता है। देन नेक्स्ट है डॉक्टर कैम रॉश, क्या लिखा हुआ पढ़ा भी नहीं जा रही है और इसके स्किल भी कुछ नहीं लिखे हुए हैं। फिर अगला बेंजामिन रदरफोर्ड ड्रॉप्ड आउट ऑफ मेड स्कूल, अ प्रॉब्लम चाइल्ड विद अनरिजॉल्व्ड पेरेंटल इश्यूज, टायर्ड ऑफ प्लेइंग फॉर फैंसी स्कूल विद डैडीज मनी, मे बी आई एम नोजी बट ओनली विद इन सीजन या रीजन। ये किसी बंदे के बारे में लिखा हुआ है गाइस जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था बट इसको अपने पेरेंट्स से इश्यूज थे, कोई बचपन की दिक्कतें थी, इसलिए इसने पढ़ाई आदमी छोड़ दी। बट इंटेलिजेंट है शायद से बंदा भी। फिर अगला नाम लिखा हुआ है डॉक्टर एविल मैकबेक, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। फिर अगला लिखा है डॉक्टर कैरमिन मैककेबे एंड नेक्स्ट है गाइस डॉक्टर हार्ले सॉयर, मेनी इयर्स ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ABNS सर्टिफाइड। गाइस ABNS का मतलब होता है अमेरिकन बोर्ड ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जरी, विच मींस कि हार्ले सॉयर जो है ना वो इस प्लेटाइम कंपनी को ज्वाइन करने से पहले भी एक न्यूरो सर्जन था, एक डॉक्टर था। नाउ इन नामों के अलावा ना गाइस नीचे पे ना एक नोट पड़ा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है विद ग्रेट एफर्ट एंड रिसोर्सेज एक्सपेंडेड। A few moments later. Here's your list. Yours lock
ये किसी का नाम लिखा हुआ है गाइस, जो अगर तुम लोग पॉपी प्ले टाइम को अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये नाम लिखा हुआ है गैरेल्ट लॉकहार्ट का, जो एक इन्वेस्टिगेटर का कैरेक्टर है जो इस प्ले टाइम को के राज निकालने में लगा था। अगर तुम्हें चैप्टर 3 का ARG याद होगा ना, तो उसमें भी ना हमें जो नोट्स मिले थे, जिन नोट्स में लिखा हुआ था कि थियो जो था वो प्रोटोटाइप के इन्फ्लुएंस में आके प्लेकेयर से भागने की कोशिश कर रहा था, तो वो नोट्स भी ना गाइस इस गैरेल्ट लॉकहार्ट नाम के बंदे के थे। अब पिछले बार तो इसके वाले नोट्स मिले थे, बट इस बार चैप्टर 4 के ARG में हमें इस गैरेल्ट लॉकहार्ट नाम के बंदे के वाले नोट्स मिलते हैं, जिस नोट में ये बंदा द यंग जीनियसेस प्रोग्राम को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। अब इसमें ना इसने हार्ली स्वेयर का नाम गोल कर रखा है यार, क्या रीजन हो सकता है इसका? वैसे तुम्हें क्या लग रहा है कि जब ये लोग प्ले टाइम फैक्ट्री में इंसानों को टॉयज में कन्वर्ट करने लग गए थे, तो उस टाइम पे इन लोगों को डॉक्टर्स चाहिए थे? हार्ली स्वेयर एक तगड़ा सर्जन था, इसलिए हार्ली स्वेयर को ले लिया होगा, बाकियों को नहीं लिया होगा। या फिर ये सब उन लोगों के नाम है जिन लोगों को फिर बाद में मॉन्स्टर टॉयज में कन्वर्ट किया गया होगा, पता नहीं गाइस। अब देख लेते हैं हम अगली पिक, जो कि है ये, और इसमें हमें दिख रही है किसी की आंख, बट ये आंख देख के मुझे तो ये लग रही है पॉपी की, या फिर ये अगले चैप्टर में आने वाले मॉन्स्टर की आंख है, मेन एनिमे की आंख है। नेक्स्ट इमेज है गाइस ये वाली, जिसपे लिखा हुआ है सॉयर इज क्विक टू रिमाइंड अस दैट दिस होल इज वन बेड डे अवे फ्रॉम अ कैटास्ट्रोफिक, फिर से वर्ड आधा, और पॉसिबली डेड। तो यार इतना ये कट रखा है, बट ना इस लाइन पे लिखा हुआ है कि सॉयर हम लोगों को ये याद दिला रहा है कि यहाँ जो चीजें हो रही हैं उनका तमाशा बनने में एक बुरा दिन नहीं लगेगा, मतलब कभी भी उनका तमाशा बन सकता है, और पॉसिबली डेड मतलब लोग मारे भी जा सकते हैं। तो यार ये कोई नोट जैसा है जो आधा कटा हुआ है, और इसमें ना डॉक्टर हार्ली सॉयर को मेंशन किया गया है, और पढ़ के तो ऐसा लग रहा है ना उनसे कोई बात छुपाने की बात की जा रही है, शायद से एक्सपेरिमेंट्स की, वो एक्सपेरिमेंट जो इधर पे हो रहे थे। और ये भी लिखा हुआ है ना कि हार्ली सॉयर कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक न एक दिन यह तमाशा हो जाएगा। नेक्स्ट है गाइस ये इमेज, जो फिर से किसी का नोट जैसा लग रहा है, बट ना ये पूरा पिक्सेलेटेड है भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा साफ साफ, देखो सारा ये खराब ही हो रखा है। लास्ट है गाइस ये वाली फोटो, कैरेक्टर जैसा नहीं लग रहा है यार, देखो ये पूंछ जैसी है पीछे पे, ये मुंह जैसा है, ये कहीं ऐसा तो नहीं है किसी नाइटमेयर क्रिटर का बड़ा वर्जन है? चलो इसके बारे में जो ऐसे पता चलेगा मैं तुम्हें फिर बताऊंगा। अभी फिर से वापस आ जाते हैं इसी वेबसाइट के ऊपर। तो हमने इस फोल्डर के अंदर देख लिया था जो इफेक्ट्स के अंदर YGP नाम का फोल्डर है, इससे पीछे आ जाते हैं तो हम लेंगे CD से हम आ गए एक फोल्डर पीछे, तो इधर भी कुछ नहीं है तो हम एक और पीछे आ जाते हैं CD और हम करते हैं LS, तो LS से हमें दो चीजें दिख गई इफेक्ट्स के अंदर, तो गाइस हम चले गए थे। दूसरा है EF_YGP। सो अगर मैं इस फाइल को डाउनलोड करूं WGET लिख के EF_YGP में, वैसे तुम लोग सोच रहे हो कि YGP क्या है, तो YGP है यंग जीनियसेस प्रोग्राम, वही प्रोग्राम जो एलियट लुडविग ने किया था शुरू। तो यार देखो इस इमेज को अगर हम डाउनलोड कर देते हैं तो ये मिल जाता है हमको एक लेटर। सो ये ना गाइस उसी यंग जीनियसेस प्रोग्राम में सेलेक्ट हुए किसी कैंडिडेट को इनवाइट करने वाला लेटर होगा कि भैया तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है और तुम आ जाओ इधर पे। तो यार इतना सब देख के, सब पढ़ के समझ के मुझे तो लग रहा है ना कि इस यंग जीनियसेस प्रोग्राम के थ्रू ये लोग स्मार्ट इंटेलिजेंट यंगस्टर्स को ला रहे थे, और फिर उन लोगों से ना एक्सपेरिमेंट्स करवा के इंसानों को टॉयज में कन्वर्ट कराया जा रहा था, या फिर उन्हें खुद इन टॉयज में कन्वर्ट कर दे रहे थे। और अब हम दबाते हैं इस पे, दो होल्डर लगाते हैं, इसके अंदर हमने नेटवर्क देख लिया, डॉक्यूमेंट्स देख लिया, नेक्स्ट है एप्लीकेशंस। तो अगर हम खोलते हैं CD एप्लीकेशंस, इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या फाइल्स है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है start pcss.exe। यार इन लोगों ने एग्जैक्ट बना नहीं रखा है, वैसे ऐसे नहीं लिखा होता फाइल्स का नाम, खाली यहाँ पे लिखा होना चाहिए था pcss.exe, और फिर हम इसको स्टार्ट करते, वो भी बिना स्टार्ट लिखे हुए, बट कोई नहीं, जैसा ये लोग कह रहे हैं हम कर देते हैं शुरू, start pcss.exe, और गाइस को स्टार्ट होने लग गया है। अब तुम लोगों को सामने पे दिख रहा होगा कि ये तो टर्मिनल वाली विंडो थी जो अभी तक बड़ी थी, ये छोटी हो गई है, और सामने पे ना ये CCTV कैमरा की फुटेज आ गई है। और गाइस सिर्फ एक फुटेज नहीं है, एक फुटेज, दो फुटेज, तीन फुटेजेस हैं। तो गाइस अब ना हमें प्ले टाइम को की 3 CCTV कैमरा की फुटेजेस मिल गई हैं। और अगर तुम सोच रहे थे कि PCSS मतलब क्या था, तो PCSS होगा शायद से प्ले टाइम को सिक्योरिटी सिस्टम। अभी करंटली ना गाइस इन तीनों CCTV कैमराओं में ना सिर्फ ऑडियोज आ रही हैं। देखो ऑडियो कनेक्शन में ऑनलाइन लिखा है, वीडियो कनेक्शन में ऑफलाइन लिखा है। तो चलो गाइस अब एक एक करके ना इन तीनों CCTV फुटेजेस को देखते हैं और आखिर खोजने की कोशिश करते हैं कि इनमें चल क्या रहा है। तो फर्स्ट वन है ये ECB_03। बाकी मुझे तो ना गाइस यार किसी मॉन्स्टर के चीखने चिल्लाने जैसी आवाज लग रही है, फिर कुछ कंप्यूटर या कुछ डिवाइस खुलने की आवाज जैसी भी आई, और लास्ट में ना किसी चीज की चूं जैसी आवाज भी आई। तो गाइस ये है दूसरे कैमरा की फुटेज L_04।
मुझे तो ना गाइस इसमें कंप्यूटर की आवाज जैसी आई, जैसे कोई प्रिंटर या कंप्यूटर मशीन की आ रही हो, और लास्ट में ऐसा लगा कि कोई कट करते हुए कोई टॉय के बॉडी के पार्ट्स घिस रहे हैं, जैसे क्रंचेस की साउंड जो होती है ना वैसी साउंड आ रही है। ऐसा लगा कि कोई टॉय ना पहले सीसीटीवी कैमरा के पास आया फिर उससे वापस दूर को जाने लगा। चलो गाइस अब है ये C_01 वाली लास्ट फुटेज। तो यार इस वाली में वही दोनों की तरह स्टैटिक की साउंड तो आ ही रही है, लेकिन पीछे से ऐसी आवाज आ रही है कि जैसे कोई जोर में से जमीन में कोई सामान रख रहा था, फिर अचानक से टन की आवाज आई, बाकी फिर आगे को फिर से वैसी आवाज आई जो शुरू में सामान रखने जैसी आ रही थी, फिर एक जोर की आवाज आई, फिर स्टैटिक की आवाज आके ये बंद हो गई। सो गाइस अभी तक की ARG की कहानी में हमें मिल चुकी हैं 6 फोटोज। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? अरे 6+1 = 7 फोटोज, 7 मिली थी फोटोज यार, और 3 CCTV की फुटेज भी मिल चुकी हैं जिनमें सिर्फ ऑडियो की फीड थी। नाउ photoscan_01, photoscan_02, photoscan_04 और YGP वाली ये जो पिक्स है ना गाइस, इनमें ज्यादा कुछ नहीं है। लास्ट टाइम मैंने इनके बारे में ना बात करी थी तुमसे, सीक्रेट्स छुपे हुए हैं इन 3 फोटोज में। तो photoscan_03 से शुरू करते हैं। अब ये जो फोटो है ना गाइस, मैं तुमसे बात कर ही रहा था कि ये पॉपी की आग जैसी दिख रही है। तो पहली नजर में देखने में इस इमेज का नीचे का जो हिस्सा है ना वो थोड़ा सा ग्लिची सा, थोड़ा खराब सा दिख रहा था, मानो इमेज आधी डाउनलोड हुई हो या फिर करप्ट हो गई हो। बट गाइस पजल्स में तो हमेशा से ये होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। सो लोगों ने भी यही सोचा कि ये ग्लिच गलती से हुआ है या फिर इसके पीछे कोई राज है। फिर बस लोगों ने लगा दिया अपना खुरापाती दिमाग और उन्होंने ना इस इमेज के इतने ग्लिच्ड पार्ट को कन्वर्ट किया ऑडियो में। तो हम भी कर लेते हैं और ये करके हमें मिलती है ये ऑडियो। याद है इस ट्रिंग ट्रिंग की साउंड से कुछ? सर वो मेरी मछली का क्या हुआ? वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया। अरे देवी प्रसाद के फोन की घंटी नहीं गाइस यार, बल्कि ये उस फोन की घंटी है जो पॉपी प्लेटाइन चैप्टर 3 में हमारे प्रोटैगनिस्ट छछुंदर के कान में बजते रहती है। और सामने से आवाज आती थी किसकी? ओली, जिसके पिछवाड़े में पड़ी गोली और वो बोला। So guys, इस इमेज में छुपी हुई है ओली के फोन कॉल वाली ट्रिंग ट्रिंग की साउंड, जिसका सिग्निफिकेंस क्या लगता है तुम लोगों को यार? क्या हो सकता है? कहीं ये आंख जो मैं पॉपी की कह रहा हूँ वो ओली की तो नहीं है, और ओली भी पॉपी की जैसे ही दिखने वाला टॉय होगा शायद से। नेक्स्ट इमेज थी गाइस photoscan_05, जो ना थोड़ी ब्लरी सी इमेज थी और इसमें ना पढ़ा भी नहीं जा रहा था कि क्या लिखा हुआ है। तो किसी ने ना इसे उठा के हेक्स एडिटर में डाल दिया एंड देन दे रियलाइज्ड कि 25% चांस है कि ये जो फाइल में फोटो लग रही है वो फोटो नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक भयानक आत्मा है। अरे आत्मा वात्मा नहीं है, बल्कि ना इसके अंदर एक ऑडियो है। सो काफी कोशिश करने के बाद लोगों ने इस इमेज को MP3 में कन्वर्ट कर लिया और उस ऑडियो में जिब्रिश अंडशन टाइप के वर्ड सुनाई दे रहे थे, जिनके बीच में ना कुछ काम के वर्ड्स भी थे। Siogi eni mi heat bge real recent siri mi po eyes pay 98 atin ias। तो अब सुनो इस ऑडियो में क्या क्या वर्ड सुनाई दे रहे हैं। एनिमी, हीट, ईमेल, रीसेंट सीरीज, मी, आईज, पे, 98, अटेंशन, लायर्स, जो कई सारे रैंडम वर्ड्स लग रहे हैं। बट अगर इन सारे वर्ड्स को करेक्ट ऑर्डर में रीअरेंज करके हम सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें मिलेगा रीसेंट सीरीज ऑफ ईमेल्स, 98 लायर्स, एनिमी आईज ऑन मी, पे अटेंशन टू द हीट, जिन्हें हिंदी में बोलें तो हाल ही में भेजे हुए कई ईमेल्स, 98 झूठे, दुश्मन की आंखें मेरे ऊपर हैं, गर्मी का ध्यान देना। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं अगली फोटो photoscan_06 की, जिसमें से नया मॉन्स्टर निकलने वाला है। मतलब निकल गया है गाइस यार। अब हम तुम लोग गैस कर ही रहे थे, पर ये इमेज ना इतनी डिस्टॉर्टेड और इतनी ग्लिची सी है कि अच्छे से दिख ही नहीं रहा था कि इसमें क्या छुपा हुआ है। सो चारों तरफ निराशा के बादल छा चुके थे। लोग भी बेचारे इस इंतजार में थे कि थोड़ा तो दिखा ही है यार, बाकी फ्यूचर में दिख जाएगा तो कोई ना। लेकिन तभी गाइस एक बंदे ने उम्मीद की किरण जगाई, और हिंट कहां, भाई ने पूरी आग लगा दी। तो उसने ना इस इमेज को हेक्स एडिटर में खोला। अरे यार वैसे 2 बार हेक्स एडिटर बता दिया है तुम्हें, बट समझाया नहीं तुम्हें कि वो क्या होता है। तो बेसिकली ना कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह में ना जो फाइल्स होती हैं, चाहे फिर वो इमेज हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, डॉक्यूमेंट हो, मूवीज, गाने, कुछ भी हो, इवन तुम लोग जो ये वीडियो देख रहे हो अभी, ये सब कुछ ना बाइनरी के फॉर्म में होती है, सिर्फ 1 और 0 से बनी होती है। लास्ट वाली वीडियो में बताया था मैंने
मैंने तुम्हें बाइनरी। अब जो हमारा कंप्यूटर होता है ना, वो इन वंस और जीरोस को ना फटाफट अलग अलग चीजों में कन्वर्ट कर देता है। फोटो होती है तो उन वंस और जीरोस को फोटो में कन्वर्ट कर देता है, वीडियो होती है तो वीडियो में कन्वर्ट करके हमें दिखा देता है। नाउ अगर हमारे जैसे खुरापाती दिमाग हैकर मोड ऑन करके इन फाइल्स में छेड़खानी करना चाहें, इनके अंदर कुछ सीक्रेट छुपाना चाहें, तो उसके लिए ना हम हेक्स एडिटर को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हेक्स एडिटर ना हमें उन फाइल्स के अंदर की जीरोस और वंस की वैल्यूज को थोड़ी कम टिपिकल फॉर्म में, थोड़े कम टिपिकल लेवल पे हेक्साडेसिमल नंबर्स के फॉर्म में शो कर देता है और हम उसे एडिट भी कर सकते हैं। इतनी भारी ज्ञान की जरूरत बिल्कुल नहीं। ठीक है यार, सीधी बकवास, नो ज्ञान की बात। तो इस इमेज को जब उस बंदे ने हेक्स एडिटर में खोला और फिर इसके अंदर छेड़खानी करके उसने इसके अंदर में से कुछ नंबर्स डिलीट करे, तो ये इमेज ना कुछ साफ सी हो गई और ऐसी दिखने लगी। गाइस, एक डायनासोर के जैसा क्रिएचर दिख रहा है जिसके जबड़े के दांत पियानो की कीज के जैसे दिख रहे हैं। रंग बिरंगे मल्टी कलर्ड सींग, पंजे, पीठ के स्केल्स हैं और बॉडी और पूंछ में भी पियानो की कीज के जैसे ये पैटर्न सा दिख रहा है। नाउ जब ये इमेज रिवील हुई ना गाइस, तो लोगों ने इसको देख के एक आर्ट टाइप की बना दी, एक आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन बना दिया इसका, जो ये राइट साइड पे है, और ऐसा लोग इमेजिन कर रहे हैं कि ये क्रिएचर ऐसा दिखेगा। अब लग तो यही रहेगा कि ये जो क्रिएचर है ना, ये चैप्टर 4 में शायद से आने ही वाला है। यो अब सुनो तुम इस इमेज की एक और इंटरेस्टिंग कहानी। जैसी ये इमेज सॉल्व हुई ना गाइस, एक बंदे ने पॉपी प्ले टाइम के डिस्कॉर्ड सर्वर पे इस नए कैरेक्टर को पियानोसोरस बोल दिया। पियानो का पियानो और डायनासोर जैसे टिरानोसोरस का सॉरस, तो बन गया पियानोसोरस। बट जैसे ही उस बंदे ने मैसेज में पियानोसोरस लिखा, उस सर्वर के मॉडरेटर्स के बीच खलबली मच गई और वो बोले गाइस, उस सर्वर के मॉडरेटर्स ने उस बंदे को बैन या फिर शायद से म्यूट कर दिया। रीजन लिखा गया, स्टॉप मेंशनिंग द लीक्स, मतलब चैप्टर 4 की डिटेल्स लीक करना। और ये सब ड्रामे के बाद तो पक्का लग रहा है गाइस कि ये ना चैप्टर 4 में पक्का ही होने वाला है। यार, इस डायनासोर को देख के ना मुझे ब्रॉन द डायनासोर याद आ गया। बेचारा सोच रहा होगा कि 3 चैप्टर हो गए, चैप्टर 4 के लीक आ रहे हैं तो उसमें भी नहीं आ रहा भाई का नंबर, अलग ही नया डायनासोर आ गया, उसका नंबर आ गया भाई। अब आऊंगा सोच रहा होगा मॉन्स्टर बन के। जैसे गाइस, ये जो कैरेक्टर है ना, इसका डिजाइन उन टॉयज जैसा है जो एनिमल्स और पियानो के मिक्स वाले टॉयज होते हैं बच्चों के। तुम्हारे पास था कभी कोई ऐसा टॉय? फिलहाल नेक्स्ट नंबर आता है उन सीसीटीवी की फुटेजेस का जिनके अंदर ना सिर्फ ऑडियो सुनाई दे रही थी, और लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें वो ऑडियो सारी की सारी सुनाई भी थी। बट मजे की बात तो ये है ना गाइस कि उनमें ना सिर्फ ऑडियोज नहीं थी, बल्कि उन ऑडियोज में भी ना इमेजेस छुपी हुई थी। क्या बात कर रहे रे बाबा? अगर हम उन सीसीटीवी फुटेजेस की ऑडियो के स्पेक्ट्रोग्राम को ध्यान से देखेंगे, अरे इंस्टाग्राम नहीं, स्पेक्ट्रोग्राम, ज्यादा कुछ नहीं होता, बस ये समझ लो जो हमारी ऑडियो रिकॉर्ड होती है उस ऑडियो का सिग्नल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। सो गाइस, अगर हम एक एक करके उन तीनों सीसीटीवी फुटेजेस में सुनाई दे रही ऑडियोस के स्पेक्ट्रोग्राम्स को देखेंगे तो उनमें ना हमें कुछ छुपा हुआ मिलेगा। फर्स्ट है ECB_03 वाली फुटेज, जिसका स्पेक्ट्रोग्राम कुछ ऐसा है। ध्यान से देखो, ऊपर पे 38.449138 लिखा हुआ है और नीचे पे -90.349696। नेक्स्ट है L_04 वाली फुटेज, ऊपर पे 34.172343 लिखा हुआ है, नीचे पे -118.319609 लिखा हुआ है। एंड फाइनली लास्ट फुटेज थी C_01 वाली फुटेज, जिसके स्पेक्ट्रोग्राम में ऊपर पे तो 43.86889 लिखा हुआ है और नीचे पे -70.2442। सो उन 3 सीसीटीवी फुटेजेस से हमारे पास आ जाते हैं ये सारे नंबर्स, जिन्हें कोई भी हल्का दिमाग खोल के ध्यान से देखेगा तो उसके समझ आ जाएगा कि ये अर्थ पे 3 लोकेशंस के कोऑर्डिनेट्स हैं, उधर के लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड्स हैं। सिंपल लैंग्वेज में गाइस, हम लोगों ने इस अर्थ के मैप में ऐसी इमेजिनरी लाइंस खींच रखी हैं जिससे हम अर्थ पे हर जगह को ना ऐसे कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, और सारे कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तुम्हारे घर का अलग होगा, मेरे घर का अलग होगा, हर जगह का अलग अलग होगा। सो अगर हम ऊपर इमेजेस से निकले कोऑर्डिनेट्स को गूगल अर्थ पे डालेंगे तो हमें ना ये 3 लोकेशंस मिलेंगी। एक मिसूरी में है, एक कैलिफोर्निया में है, एक मेने में है। तो ये तीनों जगह ना यूएस अमेरिका में है, और देख के तो लग रहा है ना इसकी पॉपी प्ले टाइम वालों ने असलियत में इन तीनों जगहों में सीक्रेट छुपा रखे हैं। और अभी इस वीडियो को बनाते टाइम पे उनमें से एक लोकेशन जो ECB_3 वाली फुटेज से आर्नोल्ड सिटी पार्क मिसूरी की लोकेशन निकली थी, उधर शीप रैम्पेज नाम का एक यूट्यूबर गया और वहां एक पेड़ की छाल के बीच में उसे ये टिन का डब्बा मिला जिसपे किसी मिसी मॉमी लॉन्ग लेग्स और क्रेटर्स वगैरह के स्टिकर्स लगे हुए थे। एंड डब्बे के अंदर था गाइस, मैं आ गया ना उसमें ना हगी वगी की एक प्लश डॉल जैसी थी जिसकी हालत ना खराब थी। वो डॉल फटी फुटी लग रही थी, अंदर से रुई भी बाहर निकली हुई थी। एंड इंटरेस्टिंग बात तो ये थी गाइस कि उस प्लश डॉल के अराउंड ये यार्न लपेटा हुआ था, काइंड ऑफ
ऊन की जैसी रस्सी लपेटी हुई थी और इसी ऊन से शायद हगी वगी का वापस आना होने वाला है, जिसके बारे में ना मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। नाउ इस हगी की प्लस डॉल के चेस्ट वाले पार्ट में ना कुछ छुपा हुआ लग रहा था, तो उस बंदे ने बढ़िया से हगी की छाती से निकले हुए इस इकलौते ऊन के बाल को खींचा और हगी का सीना फाड़ के अंदर से 2 पेपर्स निकाल दिए। यार चैप्टर 1 में ऊपर से नीचे गिरने के बाद में कचरा खाने लग गया है क्या हगी? तो उस हगी के अंदर 2 डॉक्यूमेंट छुपे हुए हैं जिनके बारे में ना एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट वन है ये गेम स्टेशन टेस्ट सब्जेक्ट असेसमेंट फॉर्म्स। और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स ना गाइस तुमने देखे ही होंगे, नहीं देखे तो देखो यार, ये तो हमें पता ही है ना कि प्लेटाइम फैक्ट्री में बच्चों को टॉयज में कन्वर्ट किया जाता था, बट ऐसा नहीं था कि किसी रैंडम बच्चे को उठाया और अपने मन से कोई भी टॉय बना दिया। प्रोसेस ये थी कि जो हमने चैप्टर 2 में गेम स्टेशन देखा था, जिधर का ठेका मॉमी लॉन्ग लेग्स ने उठाया था, तो उधर पे उन 3 गेम्स से म्यूजिकल मेमोरी, वैक-अ-वगी और स्टैच्यूज से बच्चों की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं की टेस्टिंग की जाती थी एंड देन डिसाइड किया जाता था कि कौन सा बच्चा कौन सा टॉय बनाने के लिए सूटेबल रहेगा। नाउ ये जो हमें गेम स्टेशन टेस्ट सब्जेक्ट असेसमेंट फॉर्म मिला है ना गाइस, वो है क्विन नेविडसन नाम के किसी प्राणी का, अरे वहीं प्ले केयर में रहने वाले किसी बच्चे का, जिसके प्रॉक्टर थे मैटियो लेटा, यानी वो एम्प्लॉय जिसको ये बच्चा असाइन किया गया है और जो इस बच्चे के ऊपर सारी टेस्टिंग करवा रहा है। और इस बच्चे को असाइन किया गया था यार्नबी नाम का एक टॉय। गाइस अभी तक ना इस यार्नबी के बारे में ना कुछ ज्यादा पता नहीं है, जितना पता है ना वो इस ARG के थ्रू ही पता चल रहा है। बट ये चीज तो क्लियर है कि ये ना चैप्टर 4 में तो पक्का आने वाला है, शायद चैप्टर 4 का मेन विलन यही हो। फिलहाल तुम लोग ये जान लो कि यान का मतलब होता है जो धागा दिख रहा है ना ये तुम्हें, इसको यान बोलते हैं। अब इस मॉन्स्टर की कोई फोटो वगैरह तो गाइस आई नहीं है, बट यार्न है तो इट मींस उनका गोला टाइप ही कुछ होगा ये। सो बढ़िया है, यान भी मिलेगा चैप्टर 4 में। झाड़ों का टाइम चल ही रहा है, उससे स्वेटर बुनवाएंगे छचुंदर के लिए। हो गया आपका। चलो नाम वाम तो देख लिया, अब जरा रिपोर्ट कार्ड पढ़ लेते हैं क्विन का, कैसे नंबर लाया देखते हैं। सो फर्स्ट गेम म्यूजिकल मेमोरी, वही गेम जिसमें स्क्रीन पे एक सीक्वेंस में कलर्स आते हैं, फिर उसी सीक्वेंस में उन कलर्स की ढपली को बजाना पड़ता है। तो इसमें क्विन को मिले हैं 5 में से 3 नंबर। सेवरल मिस्टेक्स बट फिनिश्ड विथ रफली पार्ट टाइम, यानी काफी गलतियां की इसने, भागी पजल तो फिनिश करी बट एकदम लास्ट टाइम पे। सेकंड गेम यानी वैक-अ-वगी, जिसमें इस एरिया में दीवारों पर बने इन बिलों से छुटके मिनी हगी वगीज निकलते हैं और फटाफट उन्हें टपली मारनी पड़ती है। तो इसमें क्विन को मिले 5 में से 2 नंबर। क्विन्स अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्स टाइम लीव्स अ लॉट टू बी डिजायर्ड, फ्रीक्वेंटली मिस्ड देयर टारगेट, यानी क्विन का साबुन स्लो है। गाइस लिखा है कि इसके रिफ्लेक्सेस थोड़े से स्लो हैं, आसपास हो रही चीजों को देखता है लेकिन फटाफट रिएक्ट ही नहीं कर पाता उनके ऊपर, इस चक्कर में टपलिया ही नहीं बजा पा रहा था ये। देन थर्ड गेम यानी स्टैच्यूज, जिधर पीछे पड़ा होता है कुत्ता पिलर, यानी पीछे पग पिलर, जिसका थोबड़ा है पग जैसा और पिछवाड़ा है कैटरपिलर जैसा, तो वो पीछे पड़ा रहता है और सब्जेक्ट को ये ट्रैक पार करना होता है। बट कहानी में एक ट्विस्ट, तुम तभी हिल सकते हो जब लाइट्स ऑफ होंगी, अगर लाइट्स ऑन है और तुम हिल गए। वैसे टेस्टिंग के टाइम उन बच्चों के ऊपर ऐसे झपटते तो नहीं होंगे यार ये टॉयज, छचुंदर के टाइम में अटैक कर रहे थे ना वो लोग, क्योंकि तब तक तो ये सारे टॉयज पगली गए थे। आरव जॉय से पहले तो सब कुछ नॉर्मल ही था इधर। नाउ स्टैच्यूज में क्विन को मिलते हैं 5 में से 3 नंबर। कंप्लीटेड द ऑब्स्टिकल कोर्स विद इन एक्सपेक्टेड टाइम बट लॉस्ट वंस एंड वाज इंस्ट्रक्टेड टू रीस्टार्ट, यानी क्विन ने वो ट्रैक टाइम से कंप्लीट कर दिया था बट एक बार नहीं कर पाया एंड देन उसने फिर से ट्राई किया। नाउ गाइस इस क्विन के स्कोर देख के तो ये एक एवरेज चाइल्ड ही लग रहा है या लग रही है, आई डोंट नो क्विन लड़का है या लड़की पता नहीं, जो भी है। चलो अभी तो ये रिजल्ट देख के हमें तो यही लग रहा है कि ये ना ज्यादा ही स्मार्ट है और नहीं ज्यादा ही डम, प्रीटी नॉर्मल किड है ये। नाउ अब देखते हैं दूसरा डॉक्यूमेंट, जो अगेन वही गेम स्टेशन टेस्ट सब्जेक्ट असेसमेंट फॉर्म है, बट साइड पे एक स्टिकी नोट भी चिपका हुआ है। पढ़ते हैं चलो इसे थोड़ी देर में। सब्जेक्ट नेम क्विन नेविडसन। गाइस लगता है कि इस क्विन के ऊपर दोबारा से टेस्ट किया गया है और ये उसका रिजल्ट है। बाकी इस बार इसके डॉक्टर का नाम है H सॉयर, यानी डॉक्टर हार्ली सॉयर। उस डॉक्टर ने उठा लिया है इस बच्चे की टेस्टिंग का जिम्मा। असाइन टॉय वही है यानबी, बट इस बार के रिजल्ट्स के स्कोर अलग है गाइस यार। फर्स्ट टेस्ट म्यूजिकल मेमोरी में मिलने हैं 5 में से 1 नंबर। लिखा है क्विन ने अच्छे से ट्रायल ही नहीं दिया, अनरिसेप्टिव रहा, ढपलियां ही नहीं बजाई, इसने टेस्ट को इग्नोर मार दिया, करा ही नहीं कुछ। यार कुछ करता तो थोड़े ज्यादा नंबर मिलते, 1 नंबर मिला है कुछ ना करने का, वो भी इनफ है भाई। सेकंड टेस्ट वैक-अ-वगी में मिले 5 में से 4 नंबर। बढ़िया क्विन बढ़िया, इधर स्कोर अच्छा है। लिखा है पिछले बार से काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, बेचारे को ग्रैब पैक अच्छे से यूज करना नहीं आ रहा था बट स्टिल परफॉर्मेंस वाज गुड। बट नहीं, आई मीन बिट मतलब काटना, बिट द हेड्स ऑफ सेवरल ऑफ द स्टफ्ड टॉयज यूज्ड फॉर द गेम। इस क्विन ने ना गाइस उस गेम के ना कई सारे मिनी हगी वगीज की खोपड़ियां चबा डाली।
दांतों से ना सर ही उखाड़ दिया उनका। क्या हो गया है भाई इस क्वीन को? फाइनली थर्ड टेस्ट स्टैच्यूज में इसे मिले 5 में से 5 नंबर। गजब कर दिया इस बार इस क्वीन ने। 20 सेकंड्स में कंप्लीट कर दिया था इसने ये वाला ट्रैक। यार मुझे कितना टाइम लगा था याद ही नहीं है, रिकॉर्ड भी नहीं किया था। बाकी जब वो ट्रैक कंप्लीट हो गया और क्वीन को उधर से बाहर निकालने लगे, तब ये वापस उस ट्रैक में कूद गया और ये जो फोम के क्यूब्स वाला पिट है ये उसमें जाके छुप गया। 15 मिनट लग गए उधर लोगों को क्वीन को ढूंढते ढूंढते। कमिंग बैक टू दोस टेस्ट डॉक्यूमेंट्स, तो भैया यार इस क्वीन ने ऐसा क्या खाया कि एवरेज से टॉपर बन गया? अरे म्यूजिकल मेमोरी में तो इसने कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, पार्टिसिपेट ही नहीं किया अच्छे से, तो उधर के मार्क्स इग्नोर कर लेते हैं। बाकी दोनों में इसने 4 और 5 नंबर स्कोर करे हैं भाई 5 में से। अब जरा हार्ले सॉयर के लिखे हुए इस नोट को भी पढ़ लेते हैं। Can't find 116's damn files. IT needs to get more organized. We need some sort of recover command. यानी एक्सपेरिमेंट 1166 की फाइल्स नहीं मिल रही हैं। आईटी वालों से इन फाइल्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करो कहना पड़ेगा। हमें उन फाइल्स को रिकवर करने के लिए कमांड्स चाहिए, which makes it kind of clear guys कि इस यानबी का एक्सपेरिमेंट नंबर होने वाला है 1166, जो इंटरेस्टिंगली एक्सपेरिमेंट नंबर 1170 हगी वगी, एक्सपेरिमेंट 1222 मॉमी लॉन्ग लेग्स और एक्सपेरिमेंट नंबर 1188 यानी कैटनैप से भी पहले बना दिया गया था। इतना पुराना है क्या यार ये यानबी? तो यार हमें पता ही है कि ये ऊन का गुच्छा, अरे ये तो बालों का गुच्छा है, ये नहीं ऊन का गुच्छा, यार्न का धागों का गोला, ये यानबी इसे क्विन डेविडसन नाम के लड़के के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया था, एक्सपेरिमेंट 1166। तो अगर ये चैप्टर 4 का मेन विलन होगा तो ये वही प्ले केयर के नीचे वाली फैसिलिटी में रहता होगा। और जब हगी वगी को हम चैप्टर 1 के बाद नीचे गिरा देते हैं तो वो जख्मी हालत में होता है, तो तब कहीं इस यानबी ने अपने धागों से हगी की कमर कस के उसे टांके वाके लगा के सही तो नहीं कर दिया होगा। तभी तो इन लोगों ने भी इस ARG में हम लोगों को डब्बे के अंदर हगी वगी और धागा दिया है, वरना कोई और टॉय और धागा देते। बट सवाल तो ये है कि आखिर इन डॉक्यूमेंट से ARG कैसे सॉल्व होगी? तो यार उसके लिए ना हमें इस दूसरे वाले डॉक्यूमेंट में हार्ली सॉयर का ये नोट पढ़ना पड़ेगा, जिसमें लिखा था कि 116 का डेटा मिल नहीं रहा है और फाइल्स डिलीट या फिर करप्ट हो गई हैं, तो हमें किसी तरह की रिकवर कमांड यूज करनी पड़ेगी। और बस जब लोगों ने ये पढ़ा ना तो लोगों ने अपना बड़ा सा ब्रेन यूज किया और वापस उसी ARG साइट पे गए और वहां उन्होंने डाली रिकवर कमांड, जिसे डाल के ये प्लेटाइम कंपनी का कंप्यूटर एक पासवर्ड पूछने लगा। अब उस नोट पे ना गाइस एक्सपेरिमेंट 1166 लिखा था, तो लोगों ने सोचा कि पासवर्ड में 1166 ही डाल देते हैं, और जैसे ही 1166 एज पासवर्ड डाला गया तो वो चल गया। ये जिसके बाद डाउनलोड हुई ये 3 फाइल्स। फर्स्ट थी ये डॉक्टर सॉयर और उस क्वीन की एक ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट, यानी उन्होंने जो गप्पे मारी थी वो वाली बात है। सेकंड है ये प्रिजन प्रोफाइल रिपोर्ट, जब एक्सपेरिमेंट 1166 को प्ले केयर के नीचे वाले फ्लोर की फैसिलिटी के प्रिजन में कैद किया गया होगा ना, ये उसके तब के हालचाल का डॉक्यूमेंट है। और थर्ड है ये वीकली चेकअप रिपोर्ट उसी एक्सपेरिमेंट 1166 यानी यानबी की। तो फर्स्टली चेकआउट करते हैं ये वाला डॉक्यूमेंट। ये है एक ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट जो डॉक्टर हार्ली क्विन, अरे जोकर की जोकरी नहीं, आई मीन डॉक्टर हार्ली सॉयर और उस बच्चे क्विन डेविडसन के बीच हुई कोई कॉन्वर्सेशन है। अब गाइस यार इसमें डेट हिडन है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये जो बातें लिखी हुई है ना, ये ना क्विन के गेम स्टेशन वाले पहले टेस्ट और दूसरे टेस्ट के बीच में हुई होंगी। याद होगा तुम लोगों को पहली बार टेस्ट में कतई बेकार परफॉर्म किया था उसने, बट दूसरी बार में फर्स्ट गेम छोड़ के बाकी दोनों गेम्स में एकदम का परफॉर्मेंस दिया था उसने। तो डॉक्टर सॉयर कहते हैं, क्विन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो? फिर क्विन कहता है, अपने टॉयज को बहुत खूबसूरत बना रहा हूँ डॉक्टर सॉयर। फिर डॉक्टर सॉयर कहते हैं, तुम्हें लगता है कि बिना सिर के तुम्हारे टॉयज ज्यादा प्यारे लग रहे हैं? देन क्विन कहता है, हाँ जी हाँ, इनके सिर जो है वो इनकी बॉडीज के बीच में आ जा रहे हैं, लेकिन अगर हम इस डॉल के सिर को उठा के दूसरी डॉल के सर पे लगाएंगे तो ये और ज्यादा अच्छे से चलने लगेगी। भाई क्विन पागल हो गया क्या? कैसी बातें कर रहा है? टॉयज के सर तोड़ ताड़ के एक का सिर दूसरे में, दूसरे का सिर एक में लगा रहा है, भाई पागल है ये। फिर डॉक्टर सॉयर कहते हैं, अच्छा क्विन मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज की बात नहीं है, बट तुम्हारे जो काउंसलर्स हैं वो काफी कंसर्न है तुमको लेके, काफी टेंशन में है वो तुम्हें लेके। उन्हें लगता है कि तुम जो अभी हरकतें कर रहे हो वो सही नहीं है। हाँ डॉक्टर सॉयर सही कह रहे हैं वो काउंसलर्स, ऐसी हरकतें अजीब ही लगती है। फिर गाइस क्विन कहता है, ओह आई एम सॉरी। फिर डॉक्टर सॉयर क्विन से कहते हैं, क्या तुम्हें अपने काउंसलर्स का वो असेसमेंट सही लग रहा है? जो सुन के क्विन कहता है, मुझे असेसमेंट वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता, मैं तो बस अपने खिलौनों को प्रिटियर बना रहा हूँ, खूबसूरत बना रहा हूँ। फिर डॉक्टर सॉयर कहते हैं कि हम भी तो वही कर रहे हैं। हाँ डॉक्टर सॉयर तुम तो अलग ही लेवल पे चल रहे हो भाई, ये क्विन तो बच्चा हो के खाली डॉल्स के साथ खेल रहा है, ये डॉक्टर सॉयर और प्लेटाइम कंपनी वाले तो इंसानों के साथ खेल जा रहे हैं भाई। फिर डॉक्टर सॉयर कहते हैं,
क्विन तुम जानना चाहते हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ? क्विन कहता है बताइए। फिर डॉक्टर सॉयर कहते हैं मुझे लगता है कि तुम खुद को रोक रहे हो, तुम जानबूझ के उन टेस्ट्स में अंडर परफॉर्म कर रहे हो ताकि लोग तुमसे ज्यादा उम्मीदें ना रखें, और मुझे लगता है कि तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम इस दुनिया को अलग तरीके से देखते हो। लेकिन उसमें कुछ गलत नहीं है बेटा, मुझे लगता है कि तुम स्मार्ट हो, तुम काफी केपेबल हो, और मुझे पता है कि तुम अपने अगले टेस्ट में और भी बढ़िया करोगे। जानना चाहते हो मुझे कैसे पता है? जो सुन के क्विन कहता है बताओ। और फिर डॉक्टर सॉयर कहते हैं बेटा मैं तुम्हें अच्छे से देख सकता हूँ, वो भी ऐसे नहीं कि जैसे बाकी लोग तुम्हें देख रहे हैं। मैं असली क्विन डेविडसन को देख सकता हूँ और मुझे उस पर भरोसा है। हम दोनों ही इस दुनिया को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, इसलिए अगले हफ्ते बेटा गेम स्टेशन में जब तुम जाओगे मैं तुम्हें देख रहा हूँगा, वहां मुझे असली वाला क्विन दिखाना, ठीक है? जो सुन के क्विन कहता है ओके। एंड फिर डॉक्टर सॉयर उससे कहते हैं ठीक है, मुझे निराश मत करना। तो यार इन गप्पों से पहली बात तो ये पता चल रहा है कि इस क्विन को एक टॉय का सर उखाड़ के दूसरे टॉय के सर पे चिपकाना पसंद है। जो इसको टॉयज मिलते हैं ना, ये उनके ऊपर अनशंट एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है। ऐसा है जब मैं छोटा था ना तो मैं भी ना अपने टॉयज की हालत ही खराब कर देता था, एक भी जिंदा नहीं बचा, सारे मर गए भाई। अदर देन दिस लग रहा है कि ये जो क्विन था ये बहुत स्मार्ट था। ये ना प्ले टाइम के साइंटिस्ट्स और उधर के डॉक्टर्स को ना उल्लू बना रहा था, ऐसी एक्टिंग कर रहा था जैसे कि ये भोला भाला सा मासूम सा बुद्धू सा बच्चा हो। बट हार्ली सॉयर को समझ आ गया था कि ये क्विन स्मार्ट है, तभी वो इससे इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करके इसको मक्खन लगा रहा था। इससे कह रहा था कि अपने अगले टेस्ट में अपना बेस्ट देना, और ये बेचारा फंस गया। रिजल्ट्स तो देखे ही थे ना हमने दूसरे वाले टेस्ट के। वैसे ये क्वीन बुद्धू होने की एक्टिंग क्यों कर रहा था? इसे पता था क्या कि गेम स्टेशन के ये टेस्ट्स क्यों करवाए जाते थे? मे बी इसके समझ आ गया हो कि जो बच्चे टॉप करते थे उन्हें कैटनैप की लाल बात सुंघा के एक्सपेरिमेंट करके टॉयज में कन्वर्ट कर दिया जाता था, तभी ये बुद्धू होने की एक्टिंग कर रहा होगा ताकि इसकी जान बच जाए। ये रीजन था, या फिर क्यों बन रहा था यार ये बुद्धू, क्यों कर रहा था बुद्धू होने की एक्टिंग? बाकी जो भी था यार, बेचारा तेज खोपड़ी लगा के भी डॉक्टर हार्ली सॉयर की नजरों से नहीं बच पाया। उन्होंने कर दी इसकी तारीफ, बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी, और बस इसने टेस्ट में कर दिया टॉप। ये फंस गया। फिर एक्सपेरिमेंट करके इन लोगों ने इस बेचारे को यान भी बना दिया। चलो अब देखते हैं ये सेकंड डॉक्यूमेंट, जो कि है एक प्रिजनर प्रोफाइल, एक्सपेरिमेंट आईडी 1166 की। नाउ जब इस नीचे वाली फैसिलिटी में बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें किसी टॉय में कन्वर्ट किया जाता होगा, तो उसके बाद उन्हें इस प्रिजन वाले एरिया की सेल्स में कैद करके रखा जाता था, जहां उन पे टेस्ट वगैरह होते थे। और उन्हें थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए इधर पे भी कैटनैप की वही लाल बास, उसकी वही रेड गैस सुंघाई जाती थी। बाकी उस कैद के दौरान उनके हालचाल ना ऐसी नोट्स में लिखे जाते थे जिन्हें प्रिजनर प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स कहा जाता था। तो इस डॉक्यूमेंट से हमें पता चलता है कि एक्सपेरिमेंट 1166 के, और पहली बता दूं ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है डॉक्टर हार्ले सॉयर ने। ऊपर पे लिखा हुआ है असाइंड पोजीशन, मतलब करेंटली ये सब्जेक्ट यानी वो इंसान से टॉय बना हुआ एक्सपेरिमेंट कौन से फेज में है, उस पे टेस्टिंग चल रही है, उसका मेडिकल टेस्ट हो रहा है, R&D यानी उस पे रिसर्च और डेवलपमेंट का काम चल रहा है, कंटेनमेंट यानी एक्सपेरिमेंटेशन कंप्लीट हो गया है बट अब उसे कंटेन कर दिया गया है, उसे लॉक करके रख दिया गया है, डिस्पोजल यानी एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है और अब उसकी लाश को ठिकाने लगाया जा रहा है। सबसे मुश्किल हिस्सा यानी लाश को ठिकाने लगाना, या फिर कुछ और। अब इस एक्सपेरिमेंट 1166 की करंट स्टेट पेंडिंग थी, यानी ये सोचा जा रहा था कि इसके साथ क्या करना है। बिहेवियर की बात करें तो डॉक्टर हार्ली सॉयर लिखते हैं कि 1166 की बुद्धि के तो क्या कहने हैं, ए बंदा एक नंबर दा उल्लू दा पट्ठा है। हायर कॉग्निटिव फंक्शंस यानी ऊंचे लेवल की बुद्धि तो है नहीं इसमें, कॉम्प्लेक्स रीजनिंग यानी जटिल तर्क शक्ति, बोलना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रेटर इंट्रोस्पेक्शन यानी खुद के बारे में एक हाई लेवल की समझ रखना, ये सब चीजें भी कुछ हद तक ठीक ठाक ही है इसमें। सच बोलो तो ये सब भी खत्म। फिजिकली तो ये एकदम परफेक्ट है, ताकतवर है, एकदम तेज फुर्तीला है, बट क्या करें दिमाग से तो थोड़ा ढीला है। मैं नहीं कर रहा हूँ यान भी तेरी बेइज्जती, ये डॉक्टर हार्ली सॉयर कह रहे हैं, उन्होंने लिखा तेरे बारे में, मैं तो बस पढ़ रहा हूँ। मगर इस एक्सपेरिमेंट 1166 में एक तरह की लॉयल्टी यानी वफादारी है। स्टाफ के जो लोग इसकी देखरेख कर रहे थे ये उन्हें अच्छा मानता है। जैसे डॉग्स और कैट्स पालतू बन जाते हैं ना, वैसे ही ये मॉन्स्टर भी पालतू बन जा रहा है उनका। सो इसकी इच्छाओं को मैनिपुलेट किया जा सकता है, ये महसूस करता है, ये डरता भी है, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें कुछ नया अचीव हुआ है। हमारे एक्सपेरिमेंट की प्रोसेसेस चाहे अभी भी काफी सुधार मांग रही हैं, बट चीजें इंप्रूव हो रही हैं। स्टिल 1166 यानी भी एक अजीब सा फनी छोटू सा क्रिएचर है। जिस तरह से ये कमरे के कोने में बैठ जाता है और सबको देखता रहता है। यहाँ पे गाइस ये टेक्स्ट ढका हुआ है, इसे सीरियसली लिया गया था बट इसने मुझे हंसा दिया।
कंक्लूजन, अब लास्ट में डॉक्टर हार्ले सॉयर कंक्लूड करते हैं, मैं इसे आइसोलेट करने वाला हूँ, इसे अलग रखने वाला हूँ, इससे कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ मैं मिलूंगा। मैं इन ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स वाले प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, इसलिए मेरी जान भी बहुत कीमती है और उसे हर समय बचाना होगा। बाकी ये क्यूट सा क्रिएचर है जिसे देख के और जिसकी अजीब सी आवाज सुन के मुझे हंसी आती है। रही बात जब तक मैं इसके ऊपर काम करूंगा तब तक ये मेरा वफादार बन चुका होगा, ये सिर्फ मुझे जानेगा और किसी को नहीं। ये डॉक्यूमेंट पढ़ के नाउ वी नो कि यानबी फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, तेज तर्रार फुर्तीला है, सुई करके इधर से उधर पहुंच जाता है। ट्रेलर में भी देखा था हमने कैसे दबे पांव एकदम चोरों की तरह चल रहा था, इधर से उधर चले जा रहा था, पता भी नहीं चल रहा था। बट गाइज इसकी कमजोरी है, ये उतना स्मार्ट नहीं है यार। डॉक्टर हार्ले सॉयर ने बड़ी उम्मीदों से क्विन के इंटेलिजेंस से प्रसन्न होके उसे यानबी में कन्वर्ट करने का सोचा था, बट एक्सपेरिमेंट के बाद तो इसकी अकल खत्म हो गई, पूरी गायब ही हो गई। इवन अब ये बोलना भी भूल गया है, खाली टैटा टूटू की आवाजें निकालता है। ट्रेलर में भी सुनी थी हमने वो। बट डॉक्टर हार्ले सॉयर की बुद्धि तो तेज थी यार। जब उन्हें पता चला कि ये कुत्तों की तरह वफादार है तो उन्होंने इसे अपना बॉडीगार्ड बनाने का प्लान बना लिया। फुल सेटिंग बैठा दी कि यानबी हमेशा उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा। बढ़िया प्लान नहीं सोचा इस डॉक्टर ने वैसे। बट मैं अब ये सोच रहा हूँ कि क्या डॉक्टर हार्ले सॉयर अभी भी नीचे जिंदा है, ये यानबी उनको बचा रहा है, या फिर उस आवर ऑफ जॉय वाले दिन में इस यानबी की अक्ल फाइनली जाग गई और ये बोला होगा मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ, ये दुनिया बहुत खराब है माँ। अरे सरगुमिया भाई ये मीम देख के तो मैं कह रहा था कि उस आवर ऑफ जॉय वाले दिन में कहीं डॉक्टर हार्ले सॉयर को मार दिया गया होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है गाइस यार, क्योंकि इधर का जो मेन शैतानी डॉक्टर था ना वो तो डॉक्टर हार्ले सॉयर ही था। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो प्रोटोटाइप है वो डॉक्टर हार्ले सॉयर की आवाज तो निकाल ही देता है, तो कहीं वो डॉक्टर हार्ले सॉयर की आवाज निकाल के नीचे के फ्लोर में यानबी को कंट्रोल तो नहीं कर रहा है ऐसे। चलो जो भी है वो तो मैं आगे को पता चलता रहेगा। फिलहाल चेकआउट करते हैं ये नेक्स्ट और फाइनल डॉक्यूमेंट, जो एक वीकली चेकअप का डॉक्यूमेंट है। डेट लिखी हुई है 16 अक्टूबर 1994 और ऊपर वाली डेट से हमें ये पता चलता है कि यानबी को अगस्त 1990 में बनाया गया था। तो ये यानबी के बनने के 4 साल बाद की उसकी अपडेट्स है, ऑब्जर्वेशंस। ये रिपोर्ट भी काफी हद तक पिछली रिपोर्ट्स जैसी ही है। सब्जेक्ट 1166 में ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। ये खाना भी थोड़ा सा खाता है, अपने सेल में आलसियों के जैसे पड़े रहता है और फिजिकल टेस्ट्स में अच्छा खासा ही परफॉर्म करता है। जब से इसके मास्टर को हटाया गया है ये बड़ा खोया खोया सा रहता है। इसके मास्टर यानी गाइस डॉक्टर हार्ले सॉयर, और शायद से इस रिपोर्ट के टाइम पे ना उन्हें यहाँ से हटा दिया गया था। कहाँ गए भाई डॉक्टर हार्ले सॉयर? डॉक्टर हार्ले सॉयर के उदासीन नेचर के बावजूद इसे उनसे बहुत लगाव हो गया था। वो इसे ऐसा कुछ प्यार या कंफर्ट देते तो नहीं थे, बट स्टिल उनके जाने के बाद से ये टूट सा गया है। इसकी सारी मोटिवेशन खत्म सी हो गई है। बैठे रहता है, घूरता रहता है, सुनता रहता है, और जब मैं यानी डॉक्टर कैरमिन मैकेबे इसके पास जाते हैं ये तभी हिलता है, वो भी गुस्से से मेरी तरफ आने लगता है। बेचारा मासूम सा प्राणी। देन गाइस ये कंक्लूजन वाला पार्ट, जानवरों का दिमाग इंसानों की तरह नहीं होता है और किसी के जाने का गम उन्हें अलग ही तरह से फील होता है। जैसे कि अगर किसी डॉग के मालिक की डेथ हो जाती है तो वो उन जगहों में बैठता है जहां उसे अपने मालिक की खुशबू आ रही होती है, इस उम्मीद में कि वो वापस आ जाएंगे। उनकी जिंदगी में एक कमी हो जाती है और उनमें इतनी अकल ही नहीं होती कि वो समझ पाए कि क्या हुई, और वो इसी गम के साथ जीते रहते हैं। मुझे रोना आ रहा है, मैं रो के आती हूँ। हाँ यार ये सब पढ़ के ना मुझे भी रोना आ रहा है, जरा मैं भी रो लेता हूँ। अबे साले। बट चाहे 1166 का बिहेवियर और इसकी हरकतें ऐसी ही हैं, बट ये पूरी तरह से कोई जानवर थोड़ी ना है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर जो क्वीन का दिमाग है वो थोड़ा सा डरा हुआ है और इतने टाइम से अकेले होने की वजह से वो टूट चुका है, जिसके लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। इसे एक ही पर्पस के लिए बनाया गया था, लेकिन पागलपन और ईगो के चक्कर में ये एक्सपेरिमेंट एक फेलियर बन गया। पैसा बर्बाद। अब इसके साथ क्या करना है वो हमको कुछ नहीं पता। कोई हमसे ऊपर वाला स्टाफ वाले ही बताएगा कि इसके साथ क्या किया जाए। फिलहाल के लिए इसे यहीं रहने दो, अपने मालिक का इंतजार करने दो, ऐसे मालिक का इंतजार जो इसकी केयर भी नहीं करता था। गाइस ये डॉक्यूमेंट साइन किया था डॉक्टर कार्माइन मैकेबी ने, जिसका नाम उसी यंग जीनियस प्रोग्राम वाली लिस्ट में हमने देखा था, अगर तुम्हें याद होगा तो। उस प्रोग्राम के बारे में यार अभी तो इतना ज्यादा पता नहीं है, जैसे जैसे पता चलेगा मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। बाकी पीछे पे वही मिस्टीरियस सिंबल का वाटरमार्क था जो इस नीचे वाली फैसिलिटी का लोगो काइंड ऑफ है। तो गाइस यार इस डॉक्यूमेंट से ये क्लियर है कि जैसा कि डॉक्टर हार्ले सॉयर चाहते थे, यारनबी उनके बहुत
बहुत ज्यादा क्लोज हो गया था। बट फिर किसी रीजन की वजह से डॉक्टर हार्ले सॉयर को जाना पड़ गया, जिसके बाद इस यार्नबी का दिल पूरी तरह से टूट गया और ये एकदम बेकाम का हो गया। वैसे गया कहाँ डॉक्टर हार्ले सॉयर? मर गया या फिर एकदम सीक्रेटिव होके प्ले टाइम कोके किन्हीं नए एक्सपेरिमेंट्स पे काम करने लग गया था? लेट्स सी, फ्यूचर में पता चलेगा यार। बाकी इस डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा था कि यार्नबी को किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया था, जैसे हगी वगी को प्ले टाइम कोके एंट्री वाले एरिया में सिक्योरिटी गार्ड के लिए, मॉमी लॉन्ग लेग्स को गेम स्टेशन की चाइल्ड अटेंडेंट के लिए, कैटनैप को प्ले केयर के गैस सिलेंडर के लिए। अबे साले। बट इस यार्नबी का पर्पस नहीं पता गाइस यार। वैसे क्या फर्क पड़ेगा पर्पस से, जिस पर्पस के लिए इसे बनाया गया था उस पे तो ये फेल हो गया था। बात तो सही है। काफी दिनों तक इस ARG में सन्नाटे के बाद एक दिन अचानक से मॉब एंटरटेनमेंट के डिस्कॉर्ड सर्वर में जो वो प्ले टाइम को वाला मिस्टीरियस अकाउंट था, वही अकाउंट जो चैप्टर 3 में भी और चैप्टर 4 में भी ARG से रिलेटेड हिंट्स वगैरह दे रहा था, तो उस अकाउंट से ना एक मैसेज आया, लिखा था प्लीज एक्सक्यूज मी, नीडेड टू रिलोकेट। वैसे अगर तुम सोच रहे हो कि इस अकाउंट का सीन क्या है, तो मॉब एंटरटेनमेंट वालों ने ये अकाउंट ऐसे बना रखा है कि मानो ये कोई बंदा है या फिर एक से ज्यादा बंदे हैं या फिर टॉयज हैं, पता नहीं कुछ तो है भाई, जो लोग ना प्ले टाइम कंपनी के सीक्रेट्स को हम लोगों को बता रहे हैं। और इस मैसेज से ये हमसे कह रहे हैं कि इन्हें ना अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ गई थी, इसलिए काफी टाइम तक ये लोग हमको मैसेज नहीं भेज पाए थे। देन अगले मैसेज में लिखा था ये, वी हैव एन इंपॉर्टेंट मैसेज, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, इट्स टू डेंजरस टू शेयर ओवर दिस चैनल, जिसको डिस्कॉर्ड के इस चैनल पे शेयर करने में खतरा है, विल ट्राई अनदर वे, हम कोई दूसरा रास्ता सोचेंगे। फिर गाइस कुछ मिनटों के बाद आया मैसेज डिलीवर्ड। फिर जब किसी ने पूछा कहां, तो ये बोले एग्जैक्टली नहीं बता सकते, बट वी आर मेकिंग नॉइज, लेकिन हम आवाज कर रहे हैं। लेकिन कहां नॉइज कर रहे हैं, कहां आवाज कर रहे हैं? तो गाइस ये पढ़ के सबके दिमाग में आई वो 3 CCTV फुटेजेस, वही फुटेजेस जिनसे वाली लोकेशंस निकली थी। सो लोग वही चेक करने लग गए। एंड देन लोगों ने नोटिस किया कि जो C_01 वाले CCTV कैम की ऑडियो थी वो थोड़ी सी चेंज हो गई थी। तो तुम भी सुन लो, एक बार चेक कर लो। अबे साले। अरे टपाटप की आवाज नहीं सुनाई दे रही है भाई, ये कोई ऐसी रैंडम आवाजें नहीं आ रही हैं, बल्कि ना ये एक सीक्रेट मैसेज है जिसे टैप कोड इंक्रिप्शन यूज करके इंक्रिप्ट किया हुआ है और ये हमें सीक्रेटली भेजा गया है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये टैप कोड वाला सीक्रेट मैसेज क्या होता है, तो भैया कुछ नहीं है, सिंपल सा है, बस टैप की आवाज पे ध्यान देना है और उस टैप की आवाज के हिसाब से तुम्हें लेटर्स फाइंड आउट करने हैं और बस हो गया तुम्हारा मैसेज डिकोड। तुम भी ट्राई कर लोगे, सो अच्छे से समझाता हूं तुम्हें। गाइस देखो सामने पे ये टेबल बनी है जिसको यूज करके हम अपने मैसेज को टैप कोड में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि तुम्हें हेलो को इस टैप कोड में कन्वर्ट करना है। हेलो। तो सबसे पहला लेटर है H। तो अब हम देखेंगे इस टेबल में H कहां पे है, दिख गया? नाउ H के लेफ्ट में हम देखेंगे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है 2। इसका मतलब हम पहली बार में तो 2 बार टैप करेंगे। देन हम देखेंगे कि H के ऊपर कौन सा नंबर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 3। इसका मतलब अब हम टैप करेंगे 3 बार। सो H के लिए हो जाएगा। देन अगला लेटर है E, जिसके लिए पहली बार तो हम टैप करेंगे 1 बार, फिर हम टैप करेंगे 5 बार। देन थर्ड लेटर होगा L, जिसके लिए हम पहली बार टैप करेंगे 3 बार और फिर उसके बाद करेंगे 1 बार। देन अगला लेटर फिर से L है, तो उसके लिए भी सेम रहेगा, 3 बार लगातार टैप और उसके बाद थोड़े गैप के बाद एक और टैप। देन फाइनल लेटर है O, जिसके लिए हम पहले 3 बार टैप करेंगे, देन हम करेंगे 4 बार टैप। सो हेलो बन जाएगा। तो C_01 वाली वीडियो में छुपे इस टैप कोड वाले मैसेज को डिकोड करके हमें मैसेज मिला, फाइंड सॉयर एविडेंस जिप, मतलब हार्ले सॉयर का एविडेंस यानी सबूत ढूंढो किसी जिप फाइल में, जो पढ़ के लोग फिर से चल दिए ARG वाली वेबसाइट में और उधर वही रिकवर कमांड डाली। एंड देन अब पासवर्ड में तो 1166 चल नहीं रहा था, सो लोगों ने ट्राई किया उसी मैसेज वाले हिंट को, उसी को पासवर्ड बना के डाल दिया soireevidence.zip, और जैसे ही ये डाला तो एक जिप आर्काइव वाली फाइल डाउनलोड हो गई। देन इस रिकवर कमांड को फिर से डाला तो एक और फाइल डाउनलोड हो गई, फिर से डाला तो एक और फाइल डाउनलोड हो गई, तो टोटली 3 फाइल्स डाउनलोड हो गई, जिनके अंदर टोटली ये 3 इमेजेस मिली। अब ये इमेजेस तो देख के लग रहा था गाइस कि इस बार मॉब एंटरटेनमेंट वालों ने ना बहुत ज्यादा तगड़ी पजल दे दी है, दिमाग की पूरी ट्रेनिंग करवा दे रहे हैं ऐसी पजल्स दे के। नाउ इन इमेजेस में ना गाइस ये बॉक्सेस टाइप के बने हुए थे, तो अगर हम अपने 1.25 किलो का पूरा ब्रेन लगा के इन इमेजेस को फोटोशॉप में ले जाएंगे, इसके टुकड़ों को रीअरेंज करेंगे, तो हमें मिलेंगी ये इमेजेस, जो देख के ये क्लियर है कि किसी ने ना प्ले टाइम को के कुछ डॉक्यूमेंट्स को
उसको फाड़ के डस्टबिन में फेंका होगा। बट देन हमारी हेल्प करने वाले इन लोगों में से जो ये अकाउंट चला रहे हैं शायद से, इन लोगों ने उन डॉक्यूमेंट्स को टेबल पे रख के ये फोटो खींची हुई है। अब गाइस इस ARG में अगली टास्क आ गई कि इन सारे टुकड़ों को जोड़ के एक इमेज बनाना। बट ये ना बहुत ही मेहनत वाला काम था, लोगों की हालत खराब हो गई ये करते करते, इसलिए मैं भी नहीं कर रहा हूं मेहनत, दूसरों ने कर रखी है मेहनत, तो उनके सॉल्यूशंस को उठा लेते हैं हम लोग सीधे सीधे। सो इस पजल को भी सॉल्व करके हमें मिलते हैं ये 6 डॉक्यूमेंट्स जो अभी भी थोड़े से अजीब लग रहे हैं। सो मैं ना इनके बगल में थोड़ा सा एडिट करा हुआ इनका, थोड़ा इनको रिफाइन करा हुआ जो फोटो है वो लगा दे रहा हूं, ठीक है। बाकी अब एक एक करके इन 6 के 6 डॉक्यूमेंट्स को चेकआउट करते हैं। फर्स्ट है ये इंसिडेंट रिपोर्ट, मतलब प्ले टाइम को में कुछ कांड हो गया था और ये उस कांड की रिपोर्ट है। इंसिडेंट प्राइमरी इंफॉर्मेशन, इंसिडेंट डेट -1993, एम्प्लॉय नेम ब्रेंडन डिपार्टमेंट टूरिज्म, मतलब 1993 में प्ले टाइम को के ब्रेंडन नाम के किसी एम्प्लॉय के साथ टूरिज्म डिपार्टमेंट में कोई कांड हो गया था, ये उसकी रिपोर्ट है। इंसिडेंट डिटेल्स, तो ब्रेंडन बता रहा था कि जो एग्जैक्टली हुआ था ना वो उसे अभी भी याद नहीं है, उसका दिमाग अभी भी उस कांड के बारे में सोचने पर भन्ना जाता है। होश उड़ गए थे भाई के, ऐसी हालत हो गई थी। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। बट स्टिल ब्रेंडन याद करने की कोशिश कर रहा है कि उस टाइम क्या हुआ था, और याद करके उसके दिमाग में क्लिक हुआ है मैं अपने अपॉइंटेड ग्रुप के साथ जा रहा था। शायद से ये ब्रेंडन ना बच्चों को या फिर बड़ों को ना उधर प्ले टाइम फैक्ट्री में कहीं टूर करा रहा था, घुमा रहा था। हम जा ही रहे थे गाइस, यहाँ पे पढ़ा नहीं जा रहा, डैश लिखा हुआ है, ATS लिखा हुआ है इधर पे, फिर से ब्लैंक है। एंड देन हमें यूजुअली कोई दिक्कत नहीं थी, ग्रुप बहुत बड़ा था, लेकिन आई थिंक जो लोग पीछे को थे उन्हें पीछे खींच लिया गया। आधे रास्ते में मुझे चिल्लाने की आवाज आई, फिर से ब्लैंक है, फिर सब लोग चिल्लाने लग गए। उसने ब्लैंक माइंस ब्लैंक टाइम से ऑफ कर दिया, लेकिन मैंने कोशिश की ब्लैंक। मुझे नहीं लगता किसी ने मुझे सुना होगा, अलार्म्स की वजह से किसी को कुछ ज्यादा सुनाई नहीं दे रहा था। ये सब कुछ 2-3 मिनट से ज्यादा देर तक नहीं चला। इंसिडेंट कॉजेज, कांड के कारण, किन कारणों की वजह से ये कांड हुआ था? बेकार सेफ्टी इक्विपमेंट्स की वजह से, बेकार पेरेंटिंग की वजह से, बेवकूफ बच्चों की वजह से। नोट्स, प्लीज 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 चाहे कुछ भी हो जाए इस सब का ब्लेम मुझ पे मत डाल देना, मुझसे जो चाहिए ले लो, बट किसी को मत बताना कि वो मैं था। मैं बस एक बच्चा हूँ, मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। माँ बापों को बताओ, न्यूज को बताओ, सबको बताओ कि ये मेरी गलती नहीं थी। अब एग्जैक्टली क्या हुआ था वो तो इस डॉक्यूमेंट से पता नहीं चल रहा है, क्योंकि इसमें ना काफी सारी लाइंस जो है वो रिडेक्टेड है, ब्लैंक है। बट जितना हमने पढ़ा उससे एक हल्की हल्की स्टोरी समझ आ रही है। ब्रेंडन नाम का एक बंदा था जिसे बच्चों के ग्रुप को कहीं ले जाने के लिए कहा गया था, और माइंस वाले एरिया में ये कांड हो गया। अब उसकी फटी पड़ी थी कि सारा ब्लेम उसके ऊपर आ जाएगा, जबकि उसका कहना था कि उसकी गलती नहीं थी। जिस हिसाब से वो माफी मांग रहा था ना गाइस, मुझे तो लग रहा है कि इनके ग्रुप के ऊपर किसी टॉय ने अटैक कर दिया होगा, और फिर कंपनी वाले ना अब ये तो बता नहीं सकते कि टॉयज अटैक करते हैं, सो वो ना इस बंदे के ऊपर पूरा ब्लेम डाल दे रहे हैं कि इसकी गलती की वजह से उधर पे ये कांड हो गया। और शायद से ना इस कांड में किसी बच्चे को चोट वगैरह भी लग गई थी या फिर मर गया। बाकी अब हम चेक करते हैं ये दूसरा डॉक्यूमेंट, जो कि है एक लेटर जो प्ले टाइम को के हेड ऑफ इनोवेशन लीथ पियर ने डॉक्टर हार्ले सॉयर को भेजा था। डियर डॉक्टर सॉयर, पहला इंट्रोडक्शन, मेरा नाम लीथ पियर है और मैं प्ले टाइम फैक्ट्री में हेड ऑफ इनोवेशन हूँ। तुम डॉक्टर हार्ले सॉयर हो, एक न्यूरो साइंटिस्ट जिसकी ठीक ठाक रेपुटेशन है। भाई तारीफ कर रहे हो या बेइज्जती कर रहे हो डॉक्टर हार्ले सॉयर की? तुम आप अपने फील्ड के महारथी तो नहीं है, बट आपकी एम्बिशंस ऊंची हैं और आपके पास बड़े बड़े आइडियाज हैं। आप कुछ बड़ा करना चाहते हो। अब मैं समझता हूँ कि आपके मन में अगला सवाल आ रहा होगा कि आखिर एक सक्सेसफुल टॉय कंपनी का हेड आपसे क्या चाहता है। तो हमारे पास आपके लिए एक धमाकेदार प्रोजेक्ट है। बाकी हमें थोड़ी जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि आप पास्ट में एलियट के यंग जीनियसेस प्रोग्राम का हिस्सा थे, तो इसलिए इस प्रोजेक्ट के लिए जो चाहिए वो आपके पास है। आप दो ना अरे क्या चाहिए और क्या है पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं ये लोग, बट आई थिंक कि शायद से वो हार्ले सॉयर की बुद्धि की बात कर रहे होंगे कि वो कितना इंटेलिजेंट है। अब इस लेटर में उस प्रोजेक्ट के बारे में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जा सकती है, इसलिए मैं तुम्हें इनविटेशन देता हूँ 15 जनवरी 1990 मुझे प्ले टाइम को फैक्ट्री में मिलना। तुम मुझे देखते ही पहचान जाओगे। ऐसा क्या दिखता है भाई ये लीथ पेयर जो देखते ही पहचान जाएगा? भाई कोई मॉन्स्टर टॉय जैसा दिखता है कि पता नहीं गाइस यार। डॉक्टर सॉयर, तुम्हारी नैया पार लग जाएगी। ये वही अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए तुम हमेशा से रुके थे। मुझे पता है कि तुम सही डिसीजन लोगे। सिंसियरली लीथ पियर, हेड ऑफ इनोवेशन। भाई कोई नैया वैया पार नहीं होने वाली है डॉक्टर सॉयर की, बस ये श्योर है कि वो उधर जाएगा, नए एक्सपेरिमेंट करके मॉन्स्टर टॉयज बनाएगा और लास्ट में
फिर या तो वही मॉन्स्टर टॉय उसको मार देगा या फिर वो खुद एक मॉन्स्टर टॉय बन जाएगा। बाकी गाइस इस लेटर से बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये लेटर 1990 का था और इस टाइम पे प्ले टाइम को में एलियट लुडविग की जगह अब लीथ पियर ने ले ली थी। वो इधर का हेड बन चुका था। एलियट चाचा शायद बुढ़े होके मर चुके होंगे यार, क्योंकि उन्होंने वैसे भी ये कंपनी 1930s में स्टार्ट करी थी, 1930 में करी थी शायद से, और अब 1990 हो गया। तो ऑब्वियस है या तो वो बुढ़े होके निकल लिए होंगे या फिर उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस भी किसी टॉय के अंदर डाल दी होगी और एलियट लुडविग भी अभी भी उस फैक्ट्री में जिंदा है। मे बी गाइस हो सकता है। रही बात डॉक्टर हार्ले सॉयर की, तो 1990 तक वो इस फैक्ट्री के अंदर साइंटिस्ट ही नहीं थे भाई। उसी साल ज्वाइन किया था उन्होंने इस फैक्ट्री को। बट इंटरेस्टिंगली जो एलियट लुडविग का यंग जीनियस प्रोग्राम था, एक टाइम पे ये उसका पार्ट थे, मतलब जब बच्चे रहे होंगे तब। वैसे इस प्रोग्राम के बारे में मैं पिछली वाली ARG वीडियोस में बात कर चुका हूँ, तो तुम लोगों को हल्का फुल्का पता ही होगा। बेसिकली ये था कि एलियट लुडविग ने ये स्कॉलरशिप टाइप का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिधर वो चाइल्ड प्रोडिजीज यानी तेज दिमाग वाले बच्चों को किसी चीज के लिए सेलेक्ट कर रहे थे। तो हार्ले सॉयर जब बच्चा रहा होगा तब उसे भी इस प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट किया गया था एंड देन 1990 में उसे इधर से इन्वाइट करके एक नए प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया। फिर आगे चल के उसने बिगर बॉडीज इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, वही जिधर बड़े बड़े साइज के मॉन्स्टर टॉयज बना रहे थे लोग। बाकी यार इस यंग जीनियस प्रोग्राम के बारे में हमको ज्यादा नहीं पता है, अभी जितना पता है मैंने तुम्हें बता दिया, बाकी फ्यूचर पता चलेगा तो विल डिस्कस। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्पेशल प्रोजेक्ट्स। गाइज ये हैं टेस्टिंग नोट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 1015। तो ये 1015 नाम का कोई एक्सपेरिमेंट है और उस एक्सपेरिमेंट के टेस्टिंग के जो नोट्स हैं वो डॉक्टर हार्ले सॉयर ने लिख रखे हैं। न्यूरल रीएक्टिवेशन, मतलब जब एक्सपेरिमेंट करके ये लोग इंसानों को टॉय बना के दोबारा जिंदा करते थे तो उस टाइम पे जो दिमाग रिएक्टिवेट होता होगा उसे न्यूरल रीएक्टिवेशन बोलते होंगे। तो न्यूरल रीएक्टिवेशन के बारे में जो इन्होंने सोचा था या तो थोड़ा गलत था या फिर वो पूरा गलत था। सिस्टमैटिक टिश्यूज को यूज करना शुरू में तो प्रॉमिसिंग लग रहा था, सही लग रहा था, बट उससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ। इस सब्जेक्ट का ब्रेन थोड़ा सा चालू हुआ बट देन बंद हो गया, एक और फेलियर रहा। अब क्या करें? मैंने इनोवेशन वाली टीम को आश्वासन दिया है, कहा है उम्मीद पे दुनिया कायम है, और वैसे भी हम एक नए फील्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी ने अभी तक नहीं किया था, इसलिए हमें दिक्कतों का तो सामना करना ही पड़ेगा। गाइस ये डॉक्यूमेंट था एक्सपेरिमेंट नंबर 1015 के ऊपर, जो एक फेलियर एक्सपेरिमेंट रहा इनके लिए। अब एग्जैक्टली 1015 कौन था यार, ये मेरे को नहीं पता है। तुम लोगों को अगर पता है तो तुम कमेंट से बताना, मुझे पता चलेगा तो मैं फ्यूचर वीडियोस में बताऊंगा तुम लोगों को कि आखिर ये एक्सपेरिमेंट कौन था। बाकी लिखा वही है कि वो एक्सपेरिमेंट बुरी तरीके से फेल हो गया था। देन गाइस अगला डॉक्यूमेंट है ये, वही स्पेशल प्रोजेक्ट्स लिखा हुआ ये दूसरा नोट, जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1026 की टेस्टिंग का नोट था और डॉक्टर हार्ले सॉयर ने लिखा हुआ था। वैसे यार इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते ही इस डॉक्टर हार्ले सॉयर ने कितने धड़ल्ले से एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए हैं, लगातार करते जा रहा है भाई यार एक्सपेरिमेंट। गजब का डॉक्टर है ये। ऑपरेशन सक्सेसफुल, मैंने एक बच्चे को भिंडे की आंख फिट करके आया। बोलो यही है गाइस डॉक्टर हार्ले सॉयर, एकदम सही दिखा रखा है। बाकी चलो हम लोग डॉक्यूमेंट पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट यानी वही एक्सपेरिमेंट 1026 45 मिनटों के लिए जिंदा था, जिनमें से उसे सिर्फ 3 मिनट के लिए होश आया था। उठते ही 1026 सीधे बैठ गया, वो भी अचानक से, जैसे उसे डर का धक्का लगा हो। फिर वो उस ऑब्जर्वेशन रूम के कोने पे घूरने लग गया, जिसके बाद स्टाफ वाले आए और उसे चेक करने लगे, उससे क्वेश्चंस पूछने लगे। लेकिन 1026 वाज लाइक मैं क्यों बोलूं, वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। बस जो बंदा उससे क्वेश्चन पूछ रहा था वो सिर्फ उस बंदे की तरफ घूरने लग जा रहा था। और फिर एक स्टाफ वाले ने उसे अपनी उंगली दिखाई। अरे गोलमाल की तरह उंगली नहीं तोड़ दी, I mean, जब उसको उंगली दिखाई गई तो वो उंगली पे भी ऐसे ही फोकस करने लग गया, उस पर गौर करने लग गया। फिर इसके बाद वो सब्जेक्ट पीछे को लेट गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। देन कुछ मिनटों के बाद उसका ब्लड प्रेशर डाउन हो गया और 1026 एक्सपायर हो गया। उसे दोबारा जिंदा करने की कोशिशें भी की गई बट वो सारी फेल हो गई। नाउ लाइक एक्सपेरिमेंट नंबर 1015, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1026 भी ना एक फेलियर रहा, लेकिन स्टिल प्रोग्रेस हो रही थी गाइज, क्योंकि 1015 तो टोटल फेलियर था बट ये 1026 एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए तो जिंदा हुआ था ना। उसके बाद एक और नोट है, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये है गाइज एक्सपेरिमेंट 1160 यानी बॉक्सीबू का नोट। अब हम अपने एक्सपेरिमेंट्स के साइज और शेप्स डिसाइड करने में अपना हाथ नहीं रोक रहे हैं। गाइस देखो पिछले 2 नोट्स में ना बिगर बॉडीज इनिशिएटिव नहीं लिखा हुआ है बट इसमें लिखा हुआ है, विच मींस कि अभी तक के जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो पुराने ही प्रोजेक्ट चल रहा था। बट अब डॉक्टर हार्ले सॉयर ने ये बिगर बॉडीज इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया है और बड़े साइज के टॉयज बनाने में लग गए, जो दिखने में जरूरी नहीं है कि छोटे साइज के होंगे। डब्बे डुब्बे आड़े टेढ़े शेप्स के भी हो सकते हैं और साइज में भी कितने बड़े हो सकते हैं, जैसे ये 1160।
सो 1160 इस प्रोजेक्ट में कुछ अलग तरीके से बनाया गया है और अब प्रूफ हो चुका है कि ऐसा किया जा सकता है। ये इस बिगर बॉडीज इनिशिएटिव का पहला एक्सपेरिमेंट है, पहली बिगर बॉडी। अगर हम ऐसे ही अपने प्रोसीजर्स को इंप्रूव करते रहे तो एक और फायदा होगा, लीथ पियर और उसके इन्वेस्टर्स खुश रहेंगे। उन्हें दिखेगा कि उनका पैसा बर्बाद नहीं हो रहा है और मैं भी अपना काम अच्छे से कर पाऊंगा। प्रॉमिसिंग, वेरी प्रॉमिसिंग इंडीड। और ये सब भी लिखा हुआ था डॉक्टर हार्ले सॉयर ने। इससे पहले तो ये लोग छोटे साइज के टॉयज बनाने का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बट अब डॉक्टर हार्ले सॉयर ने बड़े साइज के मॉन्स्टर टॉयज यानी इस बिगर बॉडीज इनिशिएटिव को स्टार्ट कर दिया था, जिसका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था यही बॉक्सी बू। और गाइज ये सक्सेसफुल भी हो गया था। बाकी लास्ट में डॉक्टर सॉयर इन्वेस्टर्स के पैसे की भी बात कर रहा था, तो वही इन्होंने ये बड़े साइज के एक्सपेरिमेंट्स बनाए होंगे, फिर इंसानों के बदले ये लोग काम कर रहे होंगे, तो थोड़ा पैसा उससे बच रहा होगा। बाकी इन लोगों के दिमाग में होगा कि कल के दिन इन टॉयज को ये लोग ऐसे लोगों को बेचेंगे या फिर इनको कहीं और पे यूज ला के पैसे कमाएंगे। इसके अलावा गाइस लास्ट में हमें मिलता है ये नोट, जिसपे लिखा हुआ है इफ यू शो अप विथ अनदर हैम सैंडविच विथ SHI wrapped up in a pita, I really might just kill you. हाँ, as seriously as you usually do. Though I bet you saw show, I don't think you were around at the time, but sweet pickles, figures can't have anything sweet or in any way. Point is, if you find yourself taking his lunch order at Pickles, if you wanna keep your head on your shoulder, one bad pickle away from blowing up the whole place. Sorry, yeah, anyways, lunch. Honestly, grab me anything. American cheese and pita. I was serious about that. Gotta make some jokes and take some jokes to keep place. Guys, इस नोट में ज्यादा कुछ नहीं है, बस प्लेटाइम फैक्ट्री के कैफेटेरिया का कोई एक एम्प्लॉय है जो दूसरे एम्प्लॉय से अपने लिए सैंडविच मंगवा रहा है और फिर डॉक्टर हार्ले सॉयर की खाने की पसंद पे अचारी चर्चा कर रहा है। उसे बता रहा है कि डॉक्टर हार्ले सॉयर अपने खाने को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। उन्हें अगर तुम लोगों ने गलत चीज सर्व कर दी, खाने का गलत आइटम दे दिया, तो तुम्हारी गर्दन ना तुम्हारे गले से उखाड़ देंगे, तुम्हारे शोल्डर से उखाड़ देंगे। तो गाइस यार, यार नबी के मुंह दिखाई वाले ट्रेलर में कुछ भी, हाँ यही वाले ट्रेलर में जो हमें आंख दिखी थी, वो आंख ना इस बार कतई इंपॉर्टेंट होने वाली है। नाउ क्वेश्चन ये है कि पिछले बार की वीडियो से ARG अभी किधर पे पहुंचा हुआ है? तो इस ट्रेलर के बाद मॉब एंटरटेनमेंट के ट्विटर अकाउंट से I mean X, अरे भूल जाता हूँ कि एलन मस्त ने मस्ती करते हुए ट्विटर का नाम X कर दिया है। तो यार इस ट्रेलर के कुछ दिनों बाद मॉब एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल X से एक पोस्ट हुआ, यू शुड क्लियरली टोटली विश लिस्ट पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 4 ऑन स्टीम और सो आई हर्ड। फिर वो आई वाला इमोजी, मतलब सुनने में आ रहा है कि पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 4 स्टीम पे जाओ और विश लिस्ट कर लो। जो देख के लोगों ने कहा कि पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 4 तो स्टीम में एक दो महीने पहले ही आ गया है, तो आज ये डेवलपर्स फिर से स्टीम के पेज पे जाके उसे विश लिस्ट करने के लिए क्यों कह रहे हैं? कोई ARG का हिंट तो नहीं आया कहीं? सो लोग चल दिए स्टीम के पेज पे, जिधर अब डिस्क्रिप्शन में एक सीक्रेट मैसेज था, स्टार्ट सबसिस लॉगिन, जो एक तरह की ना कंप्यूटर कमांड सी लग रही थी, जिसे ट्राई करने के लिए सब लोग चल दिए उसी ARG की वेबसाइट पे। और उधर सी डोमेन नेटवर्क डायरेक्टरी में जब वो कमांड डाली गई तो आया सबसिस्टम लॉगिन इंटरफेस। बट अब सवाल ये आ गया कि इधर का यूजर नेम क्या है? अब लोग अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा ही रहे थे कि तभी ना थोड़ी देर बाद मॉब एंटरटेनमेंट ने एक और ट्वीट करी, वेट देयर इज अ मिस्टीरियस कम्युनिकेटर इन द ऑफिशियल डिस्कॉर्ड, आई इमोजी। यानी मॉब एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल डिस्कॉर्ड पे कोई मिस्टीरियस कम्युनिकेटर है जो हमसे बात करना चाहता है। और फिर गाइस इनके डिस्कॉर्ड सर्वर पे वही वाला अकाउंट जो हमारी मदद कर रहा था ना पास्ट में, उसका मैसेज आया, हेलो वी बिलीव दैट यू मे हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, वर यू अवेयर ऑफ दिस? हमें लगता है कि आपकी गोपनीयता से समझौता हुआ है, क्या आपको पता है? Well, who the you the are is the? अरे अंग्रेजों के जमाने का हवलदार गोपी नहीं। Carry on. ये लोग बता रहे थे कि हम जो ARG मैसेजेस को सॉल्व करके प्लेटाइम कंपनी के सीक्रेट्स रिवील करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में ना किसी को पता चल गया है, प्रोटोटाइप को पता चल गया है या फिर किसी और एनिमी को पता चल गया है, क्योंकि इसके बाद मैसेज आया, You seem to have caught the system's attention. Your place in it may not be safe. तुमने सिस्टम की अटेंशन ले ली है और अब ये जगह सेफ नहीं है, जिसमें सिस्टम शायद से ना प्रोटोटाइप का इधर के सेटअप की बात की जा रही होगी। बाकी इसी के बाद उसी अकाउंट ने बताया, द डोमेन हैज टेकन द IT ईमेल बैक बट यू मे बी एबल टू यूज दैट टू योर एडवांटेज। यानी जो IT सपोर्ट ईमेल है उसकी एक्सेस किसी तीसरे बंदे को मिल गई है और तुम इस चीज का फायदा उठा सकते हो, उसे ईमेल करके अपने क्वेश्चंस के आंसर्स पा सकते हो। याद है तुम्हें वो ईमेल गाइज? मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ARG के शुरुआती दिनों में जब टर्मिनल में हेल्प डाला गया था, तब ये ईमेल
ईमेल आया था और जब लोगों ने इस ईमेल आईडी पे मेल किया था तो ये रिप्लाई आया था जिसपे लिखा हुआ था कि आईटी सपोर्ट वाले ना अभी तो अवेलेबल नहीं है, बट फ्यूचर में जब होंगे तो हम तुमसे कांटेक्ट करेंगे। तो प्ले टाइम को वाला ये अकाउंट हमें यही बता रहा था कि वो जो सपोर्ट आईडी थी वो अब एक्टिवेट हो गई है। अब लोगों ने इस ईमेल पे कई सारे ईमेल्स करके प्ले टाइम कंपनी के बारे में ना कई सारे क्वेश्चंस पूछे, 1006 के बारे में, यानबी के बारे में और भी कई चीजों के बारे में, जिन सभी के रिप्लाई इस आईटी ईमेल वाले प्राणी ने लोगों को दे दिए। बहुत सारे क्वेश्चंस थे गाइस जिन्हें इस वीडियो में अब क्या ही कवर करूं। उनसे अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना तो मैं तुम्हें फ्यूचर वीडियोस में पक्का बता दूंगा। बाकी अगर तुम सोच रहे हो कि आखिर वो बंदा कौन था जो इन ईमेल्स का रिप्लाई कर रहा था, तो लग तो ऐसा रहा है कि शायद से ना वो हार्ले सॉयर था। वैसे तो मैं फिर से याद दिला दूं कि इस ARG पजल को तो हम आज सॉल्व कर रहे हैं, बट इस पजल के टाइमलाइन के हिसाब से ये ARG 2002 में चल रहा है। तो क्या करूँ ना? थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट गाइस यार पजल है तो कंफ्यूजिंग तो होगी यार। अब हार्ले सॉयर ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये कंफर्म नहीं है कि वो हार्ले सॉयर ही है, और हमारे जैसी आम जनता के बीच ईमेल्स की फेंका फेंकी चली रही थी, बट उस सिस्टम लॉगिन इंटरफेस के यूजर नेम की गुत्थी तो सॉल्व ही नहीं हो पा रही थी कि तभी कुछ टाइम के बाद लोगों ने नोटिस किया कि मॉब एंटरटेनमेंट के डिस्कॉर्ड सर्वर के कुछ डेवलपर्स अपनी प्रोफाइल में चीजें चेंज कर रहे थे। जैसे किसी ने आई वाला इमोजी लगा दिया था, किसी ने अपने नाम को जेल्गो फॉन्ट में लिख दिया था। अरे जेल्गो एक इंटरनेट लेजेंड टाइप की है, क्रीपीपास्ता टाइप की स्टोरी है, एक ऐसी एंटिटी की जो पागलपन, मौत और डिस्ट्रक्शन लाती है। कभी फ्यूचर में सुनाऊंगा इसकी स्टोरी। बाकी फिलहाल ये जान लो कि अगर तुम अपने टेक्स्ट को ऐसे अजीबोगरीब तरीके से लिखते हो ना तो इसको जेल्गो टेक्स्ट कहा जाता है। तो डिस्कॉर्ड पे गेम के डेवलपर्स ने अपनी प्रोफाइल्स में ना आई इमोजी, जेल्गो टेक्स्ट, ये कलर्ड बॉक्सेस, ऐसी मिस्टीरियस चीजें चेंज कर दी थी। बट देन इवेंचुअली उन सब की प्रोफाइल पिक्स और बैनर व्हाइट हो गए और एक डेवलपर ने तो अपना नाम चेंज करके एडमिन लिख दिया। अब हर जगह इस चमकती हुई सफेदी का रायता फैला हुआ देख के लोगों ने थ्योराइज किया कि ये कहीं प्ले टाइम को के साइंटिस्ट डॉक्टर ब्रूनो मार्स का रेफरेंस तो नहीं है। अरे ब्रूनो मार्स नहीं, आई मीन डॉक्टर ब्रूनो व्हाइट का रेफरेंस तो नहीं है। अब अगर तुम सोच रहे हो कि खाली व्हाइट देख के लोगों ने कैसे गेस कर दिया कि ये डॉक्टर ब्रूनो व्हाइट का रेफरेंस है, तो यार पॉपी प्ले टाइम के वर्ल्ड वाइड फैंस ने मिलके जहां तहां से डॉट्स को कनेक्ट करके इस ARG को सॉल्व करने की कोशिश की है, जो देख के ना मुझे तो काफी मजा आ गया है। तो आई वाज सेइंग कि उस व्हाइट कलर को देख के लोगों ने सोचा कि ये डॉक्टर ब्रूनो व्हाइट का रेफरेंस है। ये कौन है बे? अब ये डॉक्टर ब्रूनो व्हाइट कौन है? तो अगर तुम्हें चैप्टर 3 में याद होगा, मुझे तो याद नहीं था यार, मैंने तो दोबारा देखना पड़ गया था। तो चैप्टर 3 में हमें ये टेप मिलती है, सैमुअल लीज लास्ट डे, मतलब सैमुअल ली नाम के बच्चे का प्ले केयर में लास्ट दिन। तो हमें इस टेप में सुनाई दिया कि डॉक्टर ब्रूनो व्हाइट प्ले केयर में आए, जहां बच्चे जोर जोर से हल्ला करके धमा चौकड़ी काटने में लगे थे। देन मिस ब्रूक्स, जो उनकी केयर टेकिंग करती होंगी, वो डॉक्टर व्हाइट से बोली कि ये बच्चे एडॉप्शन को मिस नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए इतने ज्यादा एक्साइटेड है। देन दो बच्चों ने मिस ब्रूक्स से पूछा कि मैम आज किसको अडॉप्ट किया जाएगा। This week, Dr. White here has selected our very own Samuel Lee. तो मिस ब्रूक्स ने बताया कि सैमुअल ली को अडॉप्ट किया गया है। बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे। देन मिस ब्रूक्स ने कहा, Now before he goes, let's all give Sam one last goodbye, shall we? With me. 1, 2, 3. Goodbye, Sam! बच्चों सैमुअल को लास्ट गुड बाय कह दो, और बच्चों ने मिलके लास्ट में उसे टाटा गुड बाय कर दिया। वैसे तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, और इवन जब लोगों ने उस ईमेल से ना उस बच्चे के बारे में पूछा तो रिप्लाई में भी बताया गया था कि सैमुअल कभी अडॉप्ट ही नहीं हुआ, विच मीन्स एक्सपेरिमेंट। बाकी इसके अलावा डॉक्टर ब्रूनो व्हाइट का नाम उस यंग जीनियसेस प्रोग्राम वाली लिस्ट में भी था। लिखा था इम्प्रेसिव लिस्ट ऑफ पब्लिश्ड पेपर्स, मतलब कतई तगड़े रिसर्चर होंगे भाई साहब। बट क्या करेंगे बेचारे इतनी पढ़ाई लिखाई का, लास्ट में सिलेक्शन तो डॉक्टर हार्ले सॉयर का ही हुआ था। नाउ इसके बाद लोगों ने उसी ईमेल से डॉक्टर ब्रूनो व्हाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, तो उसने बताया कि डॉक्टर ब्रूनो व्हाइट 7 साल पहले ही मारे जा चुके हैं। अब ये ARG चल रहा है 2002 में, 7 साल पहले यानी 1995, विच मीन्स डॉक्टर ब्रूनो व्हाइट 1995 में मारे गए। और 1995 में क्या हुआ था? द आवर ऑफ जॉय। अब डॉक्टर व्हाइट तो उस आवर ऑफ जॉय में निपट लिए, बट ये जो बंदा हमें रिप्लाई कर रहा है, अगर हम माने कि ये डॉक्टर हार्ले सॉयर है, तो इट मीन्स कि डॉक्टर हार्ले सॉयर उस आवर ऑफ जॉय में बच गए थे और 2002 तक भी जिंदा ही थे।
तो कमिंग बैक टू द यूजर नेम, लोगों के अब ये तो समझ आ गया था कि लॉगिन तो ना डॉक्टर ब्रूनो वाइट की आईडी में ही करना है, बट उनका यूजर नेम क्या है, तो ये जानने के लिए लोगों ने उस सपोर्ट वाली ईमेल आईडी पे ना फिर से मेल किया, पूछा कि डॉक्टर वाइट का यूजर नेम क्या था, तो रिप्लाई आया bruno.white। लेकिन बात तो फिर से अटक गई गाइस, बिना पासवर्ड के इस यूजर नेम का अचार डालेंगे क्या लोग? तो इसलिए उसी ईमेल से पूछा गया कि भैया पासवर्ड तो बता दो। गाइस यार उस ईमेल यानी डॉक्टर हार्ले सॉयर ने पासवर्ड तो नहीं बताया, बट हिंट काइंड ऑफ दे दिया। मेरी पीठ पीछे वो जो मेरी बुराई करता था, अनशन बोलता था, पासवर्ड उसी में छुपा हुआ है। और ये पढ़ के लोगों ने फिर से अपना 1000 IQ वाला ब्रेन चलाया और हार्ले सॉयर का वो अचार प्रेम वाला नोट खोला, जिसमें वो कैंटीन का शेफ डॉक्टर साहब की अचार लीला के मजे लेते हुए कह रहा था कि डॉक्टर हार्ले सॉयर बस वन बैड पिकल यानी एक बुरा अचार दूर है इस जगह को उड़ाने से। बेसिकली कैफेटेरिया के वो बंदे डॉक्टर हार्ले सॉयर के गुस्से का मजाक उड़ा रहे थे। फिर लोगों ने वो स्टार्टिंग वाला फोटो स्कैन 4 वाला नोट खोला, तो उसमें भी ना डॉक्टर हार्ले सॉयर के गुस्से के बारे में ही बात हो रही थी। सेम लिखा था कि सॉयर की माने तो ये जगह वन बैड डे, एक बुरा दिन, तबाह हो जानी है। हो ही गई थी गाइस, आरव जॉय के दिन तो तबाही हो ही गई थी इधर। बाकी अब लोगों को लगने लगा कि ये जो नोट था ना, ये डॉक्टर वाइट ने लिखा था और इसमें वन बैड डे भी ना 2 बार लिखा हुआ है, अंडरलाइंड भी है। सो जब लोगों ने उस यूजर नेम के साथ वन बैड डे को एज पासवर्ड डाला तो ये चल गया। अब उस पासवर्ड को डाल के स्क्रीन पे खुला ये मैसेज, ही आस्क्ड इफ आई स्टिल ड्रीम, व्हाई दिस चेंजेस नथिंग, अ ब्रोकन लीश कैस्केट्स आई डू, व्हाट बिकेम ऑफ हर, थिएटर इंसिडेंट, स्टिल इट्स स्ट्रेंज द थिंग्स दैट लिंगर। जो पढ़ के इतना कुछ इन्फो तो नहीं मिला, बट गौर करने की बात तो ये थी कि जो थिएटर इंसिडेंट लिखा हुआ टेक्स्ट था ना, वो एक हाइपरलिंक था जिसपे क्लिक करके एक इंसिडेंट नाम का जिप्ड फोल्डर डाउनलोड हुआ जिसमें 6 फाइल्स थी। चलो अब एक एक करके ना इन फाइल्स को चेकआउट करते हैं। वैसे अगर तुम सोच रहे हो कि ये थिएटर इंसिडेंट क्या था, तो बस थोड़ी देर में बता रहा हूँ। नाउ पहली इमेज थी EL_YGP_021। EL मतलब एलियट लुडविग और YGP मतलब यंग जीनियसेस प्रोग्राम, जो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि ये एलियट लुडविग का शुरू करा हुआ एक प्रोग्राम था जिसमें वो 23 बच्चों को स्कॉलरशिप्स दे रहे थे। हार्ले सॉयर बचपन में इसमें सेलेक्ट हो गया था एंड देन बड़े होके इसी फैक्ट्री में साइंटिस्ट की जॉब करने भी आ गया था। तो इस लेटर में कोई शायद से एलियट लुडविग यंग जीनियसेस प्रोग्राम से रिलेटेड हार्ले सॉयर के बारे में कुछ कह रहे थे। लिखा था, बाकी बच्चों के कंपैरिजन में ये बच्चा काफी इंटरेस्टिंग है, ना तो ये दूसरों की तरह दोस्ती यारी में लगे रहता है और ना ही ये अपने काम को, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को हल्के में लेता है। मुझे लगता है कि इस लड़के में आग है, ऊपर से इसमें अकल भी उसी लेवल की है, तो ये काफी आगे जाएगा। थोड़ा सेल्फिश होके सच कहूँ तो ये लड़का वही है जिसकी मुझे इस प्रोग्राम में तलाश थी। अब इस लड़के को ना तो दोस्ती यारी का शौक है, ना ही ये इस प्रोग्राम को मजे की तरह देखता है, बट इसे ना मुझ में इंटरेस्ट आ रहा है। बाकी ये लड़का बहुत कम, ना के बराबर हंसता है, ये बस खुश हो जाता है जब हम किसी एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे होते हैं। मैंने इसके बारे में जानने के लिए, इसकी थॉट प्रोसेस समझने के लिए इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे, तो समझ आया कि ये ज्यादा बोलता भी नहीं है और इसे तो अपने घर की याद नहीं आती है। इसके जैसे दिमाग वाले लोग अपनी चीजों में खो जाते हैं और खुद को अकेला कर देते हैं, और अगर इन्हें काइंडनेस न सिखाई जाए तो इनका दिमाग शैतानी बन जाता है। बेचारे की बातें सुन के तो मुझे इस पे दया आ रही थी, लेकिन फिर वो मुझसे कह रहा था कि हम जो इधर कर रहे हैं ये वो हमेशा से करना चाहता था। मुझे तो लड़का पसंद आ रहा है और मैं चाहता हूँ ये इधर ही रुके। स्पेशल है बच्चा, ये हमारे साइंस को आगे ले जाएगा। फिर आगे हमें पता ही है हार्ले सॉयर इस साइंस को कितना आगे ले गया। बड़ा होके इसी फैक्ट्री में दोबारा बेरहम, गुस्से वाला और इमोशनलेस डॉक्टर बन के आया और इसी ने बिग बॉडीज इनिशिएटिव शुरू किया, बड़े बड़े जिंदा टॉयज बनाए जिन्होंने एट द एंड इस फैक्ट्री का बंटा धार कर दिया। वैसे मुझे तो लग रहा है कि कहीं चैप्टर 4 की नीचे वाली फैसिलिटी में ना हमें डॉक्टर हार्ले सॉयर जिंदा ना मिल जाए। चलो इसके अलावा नेक्स्ट थी ये इमेजेस, थिएटर_01 वाली ये इमेज जिसमें एक जला हुआ हगी वगी का टॉय था जिसका एक पैर नहीं था, दोनों आंखें भी नहीं थी। हालत खराब हो गई थी बेचारे की। बेसिकली थिएटर_2 वाली इमेज में किसी थिएटर का प्रोजेक्टर जैसा दिख रहा था जो टूटा हुआ जला हुआ था। थिएटर_03 वाली इमेज में एक जला हुआ कैंडी कैट का टॉय था। थिएटर_04 वाली इमेज में तो भाई ये कुछ ज्यादा ही जला हुआ कुछ दिख रहा है। मेरे तो समझ नहीं आ रहा गाइस ये क्या है। अगर तुम्हारे आ रहा है तो जरा कमेंट्स में बताओ। बाकी अगर तुम सोच रहे हो कि आखिर ये कौन सा थिएटर है जिसमें आग लग गई, तो देखो उस ARG साइट में भी थिएटर इंसिडेंट लिखा हुआ था और लास्ट टाइम भी ARG सॉल्व करते करते हमें एक इंसिडेंट का नोट भी मिला था जिसमें ब्रेंडन नाम का एक बंदा फैक्ट्री में शायद से बच्चों को या किसी को घुमाने के लिए ले जा रहा था एंड देन उधर कोई कांड हो गया था। वो बोल भी रहा था कि सबको बताओ कि मेरी गलती नहीं थी। तो सीन ये है कि मॉब एंटरटेनमेंट का जो प्रोजेक्ट प्ले टाइम वाला गेम है ना,
उसमें हमें एक थिएटर वाला मैप मिलता है। सो इस प्ले टाइम फैक्ट्री में भी एक थिएटर वाला एरिया है जिधर पे शायद से कोई कांड हो गया था और ये फोटोज उसी कांड के बचे हुए अवशेष हैं। बाकी एग्जैक्टली उस थिएटर इंसिडेंट में क्या हुआ था तो यार ये हम फ्यूचर में बात करेंगे। अब इसके अलावा 6th वाली इमेज थी ये फोटो warning.png। लग रहा है विनोद कैसे अंडरस्टैंड इफेक्ट्स डाल के इमेज चमका दी है पूरी। बट अगर तुम ना इस इमेज को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें बीच में एक जोकर जैसे जेस्टर जैसे कैरेक्टर का सिलुएट दिखेगा और सुनने में आ रहा है कि ये नमूना भी चैप्टर 4 का एक नया विलन हो सकता है। उस पे भी हम फ्यूचर में बात करेंगे बट फिलहाल तो हमें इस इमेज को सही करके इस पे लिखा हुआ टेक्स्ट पढ़ना है। सो इस इमेज को हम खोलेंगे फोटोशॉप में और इसके रेड ग्रीन और ब्लू कलर्स को सेपरेट करेंगे। देन इन्हें प्रॉपर्ली अलाइन करके हमें मिलेगी ये इमेज जो किसी बुक का कोई फटा हुआ पेज है। बट इधर पे ना किसी ने अपनी डब्बी सी हैंडराइटिंग से लिखा हुआ है ही टुक एवरीथिंग, वो सब कुछ ले गया। आई थॉट यू केयर्ड, मुझे लगा तुम मेरी परवाह करते थे। नोबडी केयर्स, कोई परवाह नहीं करता। नोबडी अंडरस्टैंड्स, कोई नहीं समझता। एलियट लुडविग इज अ सॉफ्ट पैथेटिक स्मॉल माइंडेड बैकस्टैबर, नथिंग मोर। एलियट लुडविग एक कमजोर बेकाम का छोटी खोपड़ी वाला पीठ में छुरा घोपने वाला इंसान है और कोई नहीं। और गाइज ये लिखा हुआ था डॉक्टर हार्ले सॉयर ने। क्या बात कर रहे बाबा। बट यार एलियट लुडविग तो हार्ले सॉयर को इतना अच्छा मानता था तो उसने ऐसा क्या कर दिया कि हार्ले सॉयर उससे इतना गुस्सा हो गया। तो गाइज पिछले एआरजी की घटनाओं के एक हफ्ते बाद पॉपी प्लेटाइम के ऑफिशियल डिस्कॉर्ड सर्वर पे उसी इन्फॉर्मेंट अकाउंट का ना एक मैसेज आया। वी नीड अ फेवर, वी गिव इंस्ट्रक्शंस, डिड यू सी देम? हमें तुम्हारा एक फेवर चाहिए, हमने तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, क्या तुमने वो देखे? बट इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि अब ये अकाउंट आंख दिखाता है। अरे इसकी प्रोफाइल पिक चेंज हो गई थी और इसमें वही ट्रेलर वाली आंख लगी हुई थी। बाकी इसके बाद इस अकाउंट से ना गाइस धमकियां आने लग गई। आई विल गिव यू दिस वार्निंग वंस एंड ओनली वंस, स्टे आउट। शायद से जो इन्फॉर्मेंट इस अकाउंट से हमारी मदद कर रहा था ना गाइस, उसे इस आंख ने पकड़ लिया था या फिर जिससे भी आंख रिलेटेड है उनने। और अब ये अकाउंट हमारी मदद नहीं करने वाला था, उल्टा ये हमसे कह रहा था चल नाउ ये सब देख के लोगों ने कहा जरा एआरजी वाली वेबसाइट चेक करते हैं उधर क्या चल रहा है। तो उधर तो गाइस सब खत्म नहीं हुआ, बस जो कंप्यूटर था ना वो गायब हो गया था। स्क्रीन पे था तो बस ये रेड कलर वाला मैसेज जो हमने पिछले बार भी पढ़ा था। नाउ इस मैसेज में कुछ वर्ड्स अब हाइपरलिंक्स बन चुके थे, यानी अगर तुम उन पे क्लिक करोगे तो तुम अगले पेज पे पहुंच जाओगे जहां एक दूसरा मैसेज था। बहुत सारे पेजेस में बहुत सारे मैसेजेस थे बट एक मैसेज ना तुम लोग याद रखना जो है इनोवेशन इज द की, क्योंकि ये आगे काम आने वाला है। अब ऐसी ही हाइपरलिंक से कनेक्टेड मैसेजेस वाले पेजेस से ना एक नई फसल बन गई थी जिसे लोगों ने कहा मेज। और गाइस ये ना काफी टफ हो रही थी, सो इसके ना मैं तुम्हें फटाफट जो आंसर निकला वो बता देता हूँ। तो इसमें दो चीजें निकली, एक तो निकला एक डॉक्यूमेंट, दूसरा निकला एक फोन नंबर। तो पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। सो अगर इस एआरजी साइट के होम पेज पे आए इस मैसेज के ड्रीम वर्ड पे क्लिक किया जाए तो अगला मैसेज खुला ये, फॉग एवरीवेयर, इज इट क्रीपिंग फर्दर, बॉइलिंग फ्रॉग, यानी चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। ये क्या अजीब हो रहा है, मेंढक उबल रहे हैं। मेंढकों और जानवरों पे भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे क्या ये प्लेटाइम कंपनी वाले? मेंढक का रेफरेंस क्यों दे रखा है गाइस? देन इस पेज के इट पे क्लिक करके खुला ये पेज, आई विल फाइंड इट अ लिटिल क्लोजर ईच टाइम, लाइट बल्ब क्लोजर एंड क्लोजर, मैं उसे ढूंढ लूंगा, हर बार उसके करीब पहुंच रहा हूँ, पास और पास। शायद से ये हार्ले सॉयर का मैसेज था और वो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो रहे हैं, इस चीज की बात कर रहा था। नाउ इस पेज पे फाइंड पे क्लिक करके खुला ये मैसेज, दे कैन सी, लुक अवे, डोंट थिंक इट फ्रॉम योरसेल्फ, वो देख सकते हैं, नजर हटाओ, उसके बारे में मत सोचो, उसके तुम्हारे से। अरे कहना क्या चाहते हो? समझ नहीं आ रहा गाइस, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। बट नीचे पे जो SX009 है ना, इसमें कोई मिस्ट्री छुपी हुई है और वो मिस्ट्री है कि अगर हम इस रैंडम टेक्स्ट को ऊपर पेज के URL के लास्ट पे अटैच कर देना तो इस पेज का लिंक खुल जाएगा जिसपे लिखा है अ गुड ट्रिक, Sometimes where we keep something is more important than the thing we keep. Innovation is key. एक अच्छी ट्रिक, कभी कभी हम जो चीज छुपाते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिस चीज में हमने उस चीज को छुपाया है वो चीज होती है। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है गाइस। बाकी नीचे लिखा था इनोवेशन इज की, जो इस प्लेटाइम को का नारा था। और इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नया खोजना। अब इस पेज में जब वेयर पे क्लिक किया गया तो खुला ये पेज, व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग हियर, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिधर यू पे क्लिक करके खुला गाइस ये वाला पेज, an array of holes in the wall where the slurry is siphoned, hot tubes and cool air, the key is innovation, जिसकी मीनिंग गई भाड़ में, क्योंकि होल्स पे क्लिक करके एक और रैंडम टेक्स्ट छुपा हुआ ये मैसेज खुल गया, they can see,
लुक अवे, डोंट थिंक इट, हाइड इट फ्रॉम योरसेल्फ, और नीचे पे लिखा हुआ था FM 3400। और जब इस मैसेज को ऊपर URL के एंड पे डाला गया तो खुला नहीं, अरे नो लिखा हुआ था इस पेज पे, जिस पे क्लिक करके खुला ये लेटर। तो ये लेटर इस प्लेटाइम कंपनी के पप्पा, जिनने इस फैक्ट्री को स्टार्ट किया था, इस कंपनी को स्टार्ट किया था, एलियट लुडविग, उनने भेजा हुआ था हार्ले सॉयर द डॉक्टर को, वही डॉक्टर जो इंसानों को टॉयज में कन्वर्ट कर रहा था, जिसने बिगर बॉडीज इनिशिएटिव स्टार्ट किया। पिछले बार वाली ARG वीडियो में जो मैं लेटर मिला था गाइस, उसमें एलियट लुडविग हार्ले सॉयर की तारीफ कर रहा था ना, कह रहा था कि ये वही लड़का है जो मुझे यंग जीनियस प्रोग्राम के लिए चाहिए था। बट ये लेटर ना उसके बाद का है, जब एलियट लुडविग को भी हार्ले सॉयर की सच्चाई पता चल गई थी। चलो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो बेटा हार्ली, सीधी बात, नो बकवास, मुझे नहीं करना तेरा टाइम बर्बाद। बेटा बड़े खेत के साथ आई हैव टू से यंग जीनियस प्रोग्राम से गाइस, इस लेटर के शुरू में ही पता चल गया था कि एलियट लुडविग ने हार्ले सॉयर को यंग जीनियस प्रोग्राम से निकाल दिया है। मगर क्यों, तो आगे पढ़ो। मैं कभी ये नहीं चाहता था कि बात यहाँ तक पहुंच जाए। तू सच में एक ब्रिलियंट बच्चा है। तेरे साथ काम करके मुझे जितना मजा आया है वो शायद ही किसी और के साथ आया होगा। लेकिन एक बात है जो मैं इग्नोर नहीं कर सकता, तेरे अंदर एक खामी है, और वो खामी ये है कि तेरे अंदर विनम्रता नहीं है। विनम्रता मतलब ह्यूमिलिटी, और इसके बारे में ना एलियट लुडविग पहले ही बता रहा था कि जो हार्ले सॉयर नाम का बच्चा था, चाहे बच्चा था चाहे बड़ा हुआ था, इसके अंदर ना ह्यूमिलिटी नहीं थी, काइंडनेस नहीं थी। ये बहुत ही रूट टाइप का, काम की तरफ ओरिएंटेड बंदा था, और इसमें ना इमोशंस तो थे ही नहीं। साइंस का असली मोटिव होता है ह्यूमैनिटी का भला करना, लेकिन तू प्रोग्रेस के पीछे भाग रहा है। लेकिन जिस काम को सिर्फ काम के लिए किया जाए, उस काम से सबका काम बच जाता है। लास्ट लेटर यार ARG का थोड़ा हंसते हंसते पढ़ लेते हैं। मैं तुझे ये समझाना चाहता था, लेकिन तू हर बार मेरी बात को इग्नोर कर गया। एक दिन तो तू इतना गुस्से में आ गया कि तू मेरे ऊपर चिल्लाने लगा, बोलने लगा सॉफ्ट मत बनो एलियट, प्रोग्रेस को क्या फर्क पड़ता है कि लोग क्या सोचते हैं। तब मुझे समझ आया कि तू गलत डायरेक्शन में जा रहा है। भाई बच्चा होके हार्ले सॉयर उतने बड़े एलियट को डांट दे रहा है। बाद में तभी ये इतना गुस्से वाला, इतना खतरनाक आदमी बन गया था। मैंने अपने दिमाग में बार बार सोचा है कि तुझे कैसे समझाऊं, लेकिन एक बात क्लियर है, तू दुनिया को, लोगों को, और जो असलियत में प्रोग्रेस का मतलब है वो समझाने के लिए तैयार ही नहीं था। सीधे लास्ट में पहुंचते हैं। फिर मैंने अपने बारे में सोचा, मेरे साथ भी दिक्कतें हुई थी, और उन दिक्कतों ने मुझे सिखाया कि हमारे एक्शंस का पर्पस होना चाहिए, और काम सिर्फ काम के लिए नहीं होना चाहिए। मैंने तुझसे जो सीखा हार्ली, उसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। लेकिन तुझे अब एक नए पर्सपेक्टिव की जरूरत है। तू घर वापस जा हार्ली, अपने आसपास के लोगों को देख और समझ कि प्रोग्रेस का असली मतलब क्या होता है। एक दिन तू जरूर समझेगा कि मैंने तेरे साथ आज ये क्यों किया। शायद उस दिन तू मुझे थैंक्स भी बोलेगा, या शायद नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे तुझसे ये कहना जरूरी है। तेरा दोस्त एलियट लुडविग। तो गाइस यार, इस चिट्ठी से पता चल गया कि पिछले बार जो हमें एक फोटो मिली थी जिसमें उस जोकर का सिल्हूट टाइप का दिख रहा था, तो उधर हार्ले सॉयर ने एलियट लुडविग को इतना बुरा भला क्यों लिखा हुआ था, क्योंकि एलियट ने उसे यंग जीनियस प्रोग्राम से निकाल दिया था। अब गाइस, इस मेज से सिर्फ यही डॉक्यूमेंट नहीं निकला, बल्कि एक फोन नंबर भी निकला। तो इस मेज के कुछ पेजेस में काले बैकग्राउंड के आगे एक काला टेक्स्ट छुपा हुआ था। सो अगर हम इस पेज के टेक्स्ट को सेलेक्ट करें तो वो ना छुपा हुआ नंबर में दिख रहा था। अब गाइस, ऐसा ना सिर्फ एक पेज पे नहीं था, बल्कि बहुत सारे पेजेस में था। एक में था नंबर 8, एक में था 0, एक में था 6, एक में था 0, एक में था 3, एक में था 5, एक में था 6, एक में था 7, एक में था 9 और एक में 4। सो ये हो गए 10 नंबर्स, जो देख के तो लग रहा है भैया ये किसी का फोन नंबर हो सकता है। बट वो पेजेस तो रैंडम थे। सो अब पता कैसे चलेगा कि इन नंबर्स को कैसे अरेंज करना है, कौन सा नंबर पहले आएगा कौन सा बाद में। तो इन नंबर्स के सीक्वेंस की गुत्थी को लोग सुलझा ही रहते कि तभी पॉबी प्लेटाइम के डिस्कॉर्ड सर्वर पे गेम के एक डेवलपर ने हिंट दी। उसने बताया कि इसमें ना एक साइफर इन्वॉल्व है। अब अगर तुम्हें साइफर नहीं पता तो यार इसका मतलब तुम ARG की वीडियोस अच्छे से देख ही नहीं रहे हो यार, तो इसलिए पुरानी वीडियोस देख लेना, समझ आ जाएगा। अब इस हिंट से लोगों के दिमाग में क्लिक हुआ कि शायद हर पेज में कोई साइफर का टेक्स्ट होगा, जिसे डिकोड करके हम शायद से नंबर्स को कुछ अरेंज कर सकते हैं। एंड देन थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद ये गौर फरमाया गया कि हर पेज जिसमें नंबर छुपा हुआ था उसका जो URL लिंक है उसके लास्ट में कुछ रैंडम लेटर्स लिखे गए हैं। जैसे जिस पेज में 8 मिला था उस पेज के URL के लास्ट में लिखा था KJA, 0 वाले पेज में RWK, 6 वाले पेज में QAUAJ और बाकी नंबर्स वाले पेजेस में ये सब। अब थोड़ी दिमागी कसरत के बाद लोगों को पता चल गया कि इसमें ना कीट सीजर साइफर का इस्तेमाल किया गया है, उससे मैसेज को इनक्रिप्ट किया गया है। अब मैंने तुम्हें सीजर साइफर के बारे में तो बताया है, जिसमें इनक्रिप्ट करते टाइम वर्ड्स को या तो +1 में आगे या +2 में आगे या +3 में आगे या फिर पीछे की तरफ -1, -2, -3 करके इनक्रिप्ट किया जाता है। बट कीट सीजर साइफर में ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसमें शिफ्टिंग नंबर्स के हिसाब से नहीं होती है, बल्कि एक वर्ड के हिसाब से होती है जिसे की बोलते हैं। बट अब सवाल ये आया कि इन लेटर्स के लिए की क्या होगी। तो याद करो, इस मेज में सबसे ज्यादा बार क्या वर्ड्स लिखे हुए थे? इनोवेशन इज की,
जिसका लिटरल मीनिंग यही था कि इस साइफर की इनोवेशन वर्ड है। अब देखो तो मैं समझाता हूँ कि इस इनोवेशन वर्ड को यूज करके जो की है इस साइफर को कैसे सॉल्व करेंगे। सो जो की वाला वर्ड होता है ना, हम सबसे पहले उसको लिखेंगे, फिर उसमें से रिपीटेड वर्ड्स को हटा देंगे तो बच जाएगा INOVAT। फिर इस INOVAT के आगे बचे हुए अल्फाबेट्स लिख दो सारे के सारे, तो हमारे सीजर अल्फाबेट्स बन जाएंगे INOVAT। अब सबसे पहला अल्फाबेट ए होता, बट ए ऑलरेडी आ चुका है तो होगा बी, फिर आएगा सी, फिर डी, ई, एफ, जी, एच, फिर आई आना चाहिए बट आई ऑलरेडी आ चुका है तो अब आएगा जे, फिर आएगा के, एल, एम, पी, क्यू, आर, एस, यू, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी। और अब इसके नीचे नॉर्मल अल्फाबेट्स लिख दो, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। बस अब हम इन दोनों को यूज करके वर्ड्स को डिकोड करेंगे। सो 8 के सामने था के, जे, ए, तो के बन जाएगा ओ, जे बन जाएगा एन, ए बन जाएगा ई। अब ऐसे करके हम बाकी सारे इन लेटर्स को भी सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास 1 से 10 तक नंबर आ जाएंगे। अब इन नंबर्स को 1 से लेके 10 तक में अरेंज कर देंगे। 8003646597 ये फोन नंबर, जिसपे लोगों ने जैसी कॉल लगाई उन लोगों को ना एक रिकॉर्डिंग सुनाई दी जो थी इधर के हेड ऑफ इनोवेशन लीथ पियर, हेड ऑफ प्ले केयर स्टेला ग्रेबर और हेड ऑफ रिसर्च एडी एमएन रिटरमेन की। और ये ना उसी रिकॉर्डिंग का एक दूसरा वर्जन है जो मैंने प्लैनेट यूजो वाले चैनल पे कुछ दिनों पहले सुनी थी। सो अगर तुम लोगों ने वो वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो उसे भी सब्सक्राइब कर लो, उधर पे भी मैं अपडेट्स लाता रहता हूँ। एग्जैक्टली जो वर्जन सुना था उसके बारे में थोड़ी देर में बताता हूँ, फिलहाल इसके बारे में सुनो। You know why we're all here. Let's skip the formalities. Eddie, the cleanup. What's the progress? We'll be in the clear by the week's end. So, इस रिकॉर्डिंग में ये तीनों प्ले टाइम को में हुए एक इंसिडेंट की बात कर रहे थे और मोस्ट प्रोबेबली वो ना थिएटर इंसिडेंट था। अब बात ये चल रही थी कि इस कांड के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, सारे एविडेंसेस साफ करवा लो। बाकी लीथ पेयर बड़े गुस्से में था और कह रहा था कि जो भी इस इंसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था उसकी खैर नहीं होगी। अब इन्हीं बातों के बीच दरवाजे पे नॉक होती है गैरेट लॉकहार्ट की। ये वही बंदा है जो प्ले टाइम को में इन्वेस्टिगेशन का काम करता है। ये उधर पुरानी चीजें इन्वेस्टिगेट करता था और फिर एलियट लुडविग को बताता था या फिर हमको बताता था। चैप्टर 3 के ARG में इसने कैटनैप बने थियोडोर के बारे में पता लगाया था और इस वाले ARG में यंग जीनियसेस प्रोग्राम की जो बच्चों की लिस्ट थी इसने वो खोज के निकाली थी। नाउ ये गैरेट लॉकहार्ट उन तीनों को बताता है कि उस कांड यानी थिएटर इंसिडेंट के पीछे हाथ था हार्ले सॉयर का। मतलब लास्ट टाइम पे हार्ले सॉयर की सबसे लड़ाई हो गई थी, एलियट लुडविग ने तो उसे धक्के मार के निकाल दिया था। बाकी ये लीथ पियर भी लास्ट में हार्ले सॉयर से गुस्सा ही हो गया होगा क्योंकि ये बोल रहा था कि जिसने ये थिएटर इंसिडेंट करवाया, जिसकी वजह से ये थिएटर इंसिडेंट हुआ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो इट मींस कि हार्ले सॉयर से सबकी दुश्मनी हो गई थी। वैसे भी उसके किसी से अच्छे रिलेशंस थोड़ी ना थे। गाइस इसके बाद ये ARG ऑलमोस्ट एंडिंग पे ही पहुंच गया था और लास्ट में जो वो ARG की वेबसाइट पे कंप्यूटर था वो ना ठप हो गया। बैकग्राउंड में आने वाली हाँ कट की आवाज भी ना बंद हो गई थी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। वेब पेज का नाम भी चेंज होके टर्मिनल एंड हो गया था और थोड़े टाइम बाद डिस्कॉर्ड पे भी डेवलपर्स बोल रहे थे कि ARG का शटर अब बंद हो गया है, अब गेम का इंतजार करो। जो सुन के लोगों ने कहा इतना मजा आ रहा था ARG सॉल्व करने में, दर्द था लेकिन वो अच्छा वाला था। बट कहते हैं ना गाइस हर दर्द का अंत तुरंत नहीं होता। जो बात इधर भी लागू हुई क्योंकि इस वेब पेज के कंप्यूटर मॉनिटर के ऊपर 2 गूगल ड्राइव के लिंक्स थे। फर्स्ट लिंक था इस इमेज का जो एक करप्टेड सी इमेज थी। ऊपर पे तो वही आई वाला सिंबल जैसा दिख रहा था, नीचे पे लिखा हुआ था वर। बाकी एक इंटरेस्टिंग बात थी कि इस इमेज फाइल को जब टेक्स्ट में कन्वर्ट किया गया, मतलब नोटपैड वगैरह से इसे जब खोला गया होगा तो उसके बीच में ना ये मैसेज छुपा हुआ था, विथ रिगार्ड्स सॉयर, मतलब शुभकामनाओं सहित सॉयर। जो पढ़ के मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये सॉयर हमारी मदद कर रहा था कि ARG सॉल्व करने में। ये हमको क्यों भेजा यार इसने? तो सॉयर अपनी टीम में तो नहीं है कहीं? मुझे तो ना इस प्ले टाइम कंपनी में एक एलियट लुडविग की स्टोरी जाननी है, मतलब उसकी बेटी के साथ जो हुआ था, उसकी वाइफ के साथ जो हुआ था, उसकी एग्जैक्ट स्टोरी। एक मुझे दूसरी चीज जाननी है, ये हार्ले सॉयर की क्या स्टोरी हुई, इसके साथ क्या हुआ, ये अभी भी जिंदा है क्या? तो चलो उस इमेज पे आते हैं। अब गाइस अगर तुम्हें वो बंदा याद है जिसने पियानोसॉरस की इस ग्लिच्ड इमेज को हेक्स एडिटर में खोल के उस फाइल के कोड को एडिट मार के उस इमेज को क्लियर किया था, तो उसी बंदे ने इस इमेज को हेक्स कोड एडिटर में खोला और इसका कोड मॉडिफाई करके इसकी ग्लिचनेस भी साफ कर दी और फिर हमें मिली ये इमेज जिसमें लिखा हुआ था यू वर वॉर्न्ड, तुम्हें वॉर्न किया गया था। ऊपर पे वही आंख थी। बाकी लेफ्ट में ना इस बार ये कुछ अजीब सी ड्राइंग जैसी दिख रही है। यार ये कोई टॉय है क्या या कोई मशीन वगैरह है या किसी टॉय का कोई पार्ट है? चलो फिलहाल ना ये तुम्हारी सोच पे छोड़ देता हूँ। तुम लोग बताओ कमेंट्स में तुम्हें क्या लग रहा है, ये क्या चीज है ये?
बाकी अब हम जाते हैं गूगल ड्राइव के उस दूसरे वाले लिंक पे। तो गाइस उससे डाउनलोड हुई एक ऑडियो फाइल recording.mp3 और ये रिकॉर्डिंग वही थी जो थोड़ी देर पहले उस नंबर पे कॉल करके सुनाई दी थी, बट इसके स्टार्टिंग पार्ट और एंडिंग पार्ट में ना थोड़ी सी आवाजें थी। बाकी जो मैंने प्लैनेट यूजे वाले चैनल पे recording.mp3 सुनी थी ना गाइस, वो इस रिकॉर्डिंग का ये वाला वर्जन था। तो इसके स्टार्ट में तो किसी के चेयर खिसकाने की आवाज आ रही थी, जो सुन के लग रहा है कि शायद से जब थिएटर इंसिडेंट के बाद लीथ पेयर, स्टेला ग्रेबर और रिटामैन भाई साहब बात कर रहे थे तो शायद से ना कमरे में कोई छुपा हुआ था और वो चेयर के नीचे से इनकी रिकॉर्डिंग कर रहा था। बाकी एंड में मैं तुम्हें बता ही रहा था कि एक हाई पिच की साउंड आ रही थी, और अगर तुम लोग ये ARG काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता ही होगा कि जब किसी ऑडियो में इस तरह की हाई पिच वाली साउंड आती है तो उस पे ना कोई सीक्रेट मैसेज छुपाया हो सकता है। सो अगर हम इस ऑडियो को किसी ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में खोलेंगे और उधर इसका स्पेक्ट्रोग्राम चेक करेंगे तो हमें दिखेगा ये। बट गाइज इस बार ना इसमें मैसेज इंग्लिश में नहीं छुपा था बल्कि ग्रीक में लिखा हुआ था शायद। तो लिखा हुआ था, आई एम सॉरी कि अगर मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया हो क्योंकि मुझे नहीं आती ग्रीक भाई। अब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना गाइज, इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं हो पा रहा है। मैंने चैट जीपीटी से पूछा तो वो बोल रहा है कि इसमें टाइपोग्राफिकल एरर्स हैं और ये स्टैंडर्ड ग्रीक नहीं है तो इसलिए अच्छे से ट्रांसलेट नहीं कर सकते, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। फिर मैंने गूगल ट्रांसलेट पे सर्च किया तो उधर लिखा आया द फादर ऑफ द चाइल्ड। फिर मैंने बिंग पे सर्च किया तो उधर लिखा आया द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेकंड चेंबर्स, पता नहीं कुछ भी लिखा आ रहा था। फिर मैंने deepl.com से ट्रांसलेट किया तो उधर पे लिखा था द बैप्टिज्म ऑफ फायर, जिसमें अब एग्जैक्ट कौन सा है उससे क्या ही करें गाइस। अब ARG तो खत्म हो गया है, लेकिन क्या पता गाइस चैप्टर 5 का ARG यहीं से शुरू हो जाए। जो तुम अगर मिस नहीं करना चाहते और चैप्टर 4 भी मिस नहीं करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। फाइनली ARG सॉल्व हो गया है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। होप यू एंजॉयड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।